हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास। मैं आप लोग का ट्रेनर फॉर यूके टैक्सेशन। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास हमारी ली होगी, जिसमें ओरिएंटेशन क्लास थी हमारी। हमने डिस्कस किया था कि हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, इस कोर्स में हमारे क्या क्या कंटेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग उससे हम गो थ्रू हुए थे। आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास होगी। तो मैं थोड़ा सा दोबारा आपको अपना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, थोड़ा सा कोर्स के रिलेटेड बता देता हूँ। अगर आप में से कोई पिछले क्लास में नहीं था, देन इंशाल्लाह आज हम प्रॉपर अपना बैच कोर्स स्टार्ट भी करेंगे। और आपको मैं पूरे कोर्स आउटलाइन भी बताऊंगा कि क्या क्या हमारे कंटेंट्स होंगे और किस सीक्वेंस हम चलेंगे। एंड ऑब्वियसली मेरी कोशिश कराने की सीक्वेंस ये है। अ, आप उसे एग्री कर भी सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे ख्याल में क्या बेहतर होगा आप लोग के लिए, तो लिहाजा मैं उस तरीके से लेके चलता हूँ ना। बिकॉज आई थिंक, बल्कि आई हैव plenty of experience in this field, and we are obviously having previous batches as well. तो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखना है, ये मेरा काम है कि किस तरह से ले जाएंगे। बिल्कुल, बट आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस। अगर आप लोग को लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए, या कोई चीज आप लोग कोई सजेशंस हो या कोई आर्गुमेंट्स हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, और आप बोल सकते हैं। अच्छा जी। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए। पाकिस्तान में हमारा सीईओ था आई कैप से। मैं एसीसी हूँ, विच इज यूके क्वालिफिकेशन, एंड आई एम मेंबर। सेकेंडली, मैं पिछले 7.5 8 साल से इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इंटायरली फ्रॉम यूके बैकग्राउंड। इस मेरे पूरे करियर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हमने किए हैं, जिसमें अकाउंट्स भी किए हैं हमने यूके के लिए। बल्कि टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ हमारी डेली रूटीन की चीज़ें, चाहे वो टैक्स रिटर्न जमा करानी हो, अकाउंट जमा कराने हो, फिर कंपनीज के अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उस पर टैक्सेशन कैलकुलेट करना, वैट रिटर्न होती है, वैल्यू एडेड टैक्स पाकिस्तान में जिसको आप बोलते हैं सेल्स टैक्स जो हमारा होता है पाकिस्तान में, इस तरह यूके में जो होता है उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वैट बोलते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन की चीजें होती है और ये हम करते रहते हैं। सेकेंडली, मैं थोड़ा सा आप लोग को कोर्स आउटलाइन भी एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि उतने डेप्थ में आप लोग को नहीं बताऊंगा फॉर नाउ। जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो पैटर्न होगा क्लास को चलाने का, वो क्या होगा एग्जैक्टली exactly। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी। हमारे पास आउटलाइन जो हम जिस चीज को फॉलो करेंगे, आप लोग को नजर आएगा। पहले हमारे पास हम पर्सनल टैक्स को लेके चलेंगे। पर्सनल टैक्स में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो एक इंडिविजुअल, मतलब जो कि कंपनी नहीं है, जैसे मैं एक मोहम्मद वकास एक इंडिविजुअल हूँ, और जाहिर बात है फॉर लिविंग मैंने कोई ना कोई काम तो करना होगा, चाहे वो मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि जनाब मेरी कोई प्रॉपर्टीज होंगी जनाब, उससे इनकम आती है और मैं घर बैठ के खा रहा हूँ, या एनीथिंग यू नेम इट। जो हम पाकिस्तान में नॉर्मली देखते हैं, पाकिस्तान में लोग कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहा होता है, या किसी को छोटा मोटा बिजनेस होता है, या किसी को बड़ा भी होता है। जरूरी नहीं कि छोटा मोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। किसी की कंपनी होती है, उसके अलावा किसी को कोई प्रॉपर्टी होती है उससे रेंट आ रहा होता है, या किसी कंपनी किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की होती है वहां से रिटर्न आ रहा होता है। यू नेम इट, डिफरेंट तरीके हैं। तो सेम जो चीजें आप अपने डेली रूटीन में आसपास देख रहे होते हैं, सेम ऑल वही चीज, क्योंकि यूके में भी हम जैसे इंसान ही रहते हैं, कोई अलग मखलूक है नहीं, तो वो भी रहने सहने के लिए इस तरह की ही चीजें करते हैं। तो अब उसमें हमने ये देखना होता है कि एक इंडिविजुअल उसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो, जाहिर बात है उसको उसको टैक्स देना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान में आप जो भी अर्न करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उस पर आपको हर साल टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है। मतलब अपनी टोटल इनकम का कुछ पोर्शन जो होता है आपकी गवर्नमेंट को जाता है, जो कि
बाजार तो यूके में तो यही होता है कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान में भी यही होता है, आई होप सो। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बट मेन पर्पस आपके टैक्स का यही होता है कि गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेती है अपनी नीचे, जितनी भी उसके रियाय है, उसके लिए जो भी डेवलपमेंट कर रही होती है, जो भी पॉलिसीज या हॉस्पिटल्स प्लांट, यू नेम इट, हजार चीजें होती हैं, तो आपके टैक्सेस उसमें यूज होते हैं। तो जहाँ तक बात रह गई है टैक्सेस की, तो हर कंट्री के डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। यूके में कोई इनकम पे टैक्स किसी और तरीके से लगता होगा, पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से लगता होगा, यूएस में डिफरेंट तरीके से, यूएई में डिफरेंट तरीके, क्योंकि हर एक कंट्री डिफरेंट है, उसकी अपनी पॉलिसीज है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो उसके मुताबिक चलते हैं। हम चूंकि हम यूके का पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस यूके का होगा कि यूके में क्या क्या पॉलिसीज है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी टैक्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। जिस तरह अगर आई बिलीव आप में से अगर सारे नहीं तो मेजोरिटी लोग जॉब कर रहे होंगे या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे होंगे। तो अगर आप जॉब भी कर रहे होते हैं, तो आपसे सैलरी सैलरी पे टैक्स डिडक्ट होता है, या तो आपको सैलरी मिलती है टैक्स के बाद है, नेट इनकम आपको मिलती है, या आपको अगर टैक्स नहीं कट रहा तो जैसे हमारे पाकिस्तान में टैक्स पीरियड होता है जुलाई से लेके जून तक आपका टैक्स ईयर होता है। तो जैसे ही टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उस टैक्स ईयर में आपने जितनी भी इनकम जनरेट की होती है, उस पे इनकम जिस टाइप की आपको आई होती है, सोर्स इनकम ऑब्वियसली आपने डिफाइन करना होता है कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट इनकम से आई है, या किसी से इन्वेस्टमेंट इनकम आपको आ रही है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट आ रहा है, तो उस पे आपको टैक्स देना होता है। सेम इस तरह यूके में भी ऐसे होता है। कोई एक अगर इंडिविजुअल है, एक बंदा है या मर्द औरत है, वो रहने सहने के लिए जारी बात है कोई ना कोई काम तो करेगी या करेगा। जब वो काम करेगा तो जारी बात है उसको पैसे मिलेंगे उस चीज के, और उस पैसों में थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ा बहुत तो खैर नहीं कह सकते यूके में, अच्छा खासा हिस्सा जो होता है ना, वो अपने गवर्नमेंट को एज टैक्स की मद में देना होता है। जहाँ तक अगर मैं आपको पाकिस्तान की अगर एग्जांपल दूं, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में जो एग्जाम्प्ट स्लैब कह लें, या जिस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, वो होता है कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। मतलब अगर आप मंथली 50,000 सैलरी ले रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और सेम अगर आपकी 6 लाख से ज्यादा इनकम बनती है एनुअल, तो जितनी आपकी 6 लाख से अबव इनकम होती है, उस पर आपको 2.5% टैक्स देना होता है, अप टू 1.2 मिलियन, 12 लाख तक। मतलब अगर आपकी 1 लाख सैलरी है, तो उसमें 50,000 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, और जो रिमेनिंग 50,000 है उस पर आपको 2.5% टैक्स देना होता है। सेम अगर 12 लाख से आपकी जो इनकम अबव जाती है एनुअली, तो जो 12 लाख से अबव की इनकम आपकी जाती है, उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? आई बिलीव 12.5% टैक्स आपको देना पड़ता है। यूके में भी कुछ इस तरह के ही सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। मुझे एक सेकंड दो आप लोग। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी टैक्स ईयर के पहले बारे में थोड़ा सा बता दूं कि टैक्स ईयर क्या चीज होती है, पाकिस्तान के क्या है, यूके का क्या है, जस्ट टू हैव अ फ्लेवर। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान टैक्स ईयर की बात करें, तो अल्लाह आपका भला करे, अगर हम बात करें 2000 टैक्स ईयर 2023 की, तो वो आपका स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन 365 डेज में जितनी भी इनकम जनरेट की होगी, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अगर वो टैक्सेबल है, या वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रही होती, तो आपको टैक्स देना होता है। सेम इसी तरह ही यूके में भी
आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि टैक्स ईयर, अगर मैं आपको बताऊं, हम रिसेंट टैक्स ईयर की बात करते हैं जो अभी रिसेंटली एंड हुआ है। रिसेंटली तो खैर नहीं, 4 5 6 महीने हो गए, बट चूंकि वो टैक्स ईयर एंड हो चुका है, अभी लोग उसके टैक्स रिटर्न्स जमा करा रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो राइट नाउ उधर फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है। ठीक है। तो अब पाकिस्तान को तो हमने देख लिया भाईजान, वो तो स्टार्ट हुआ है जुलाई से 2022 से, और कब तक चला? जून 2023 तक। अब हम आते हैं यूके का, कब से होता है, थोड़ा सा अनयूजुअल ऑड सा है, बट है, क्या कह सकते हैं। ये अल्लाह भला करे आपका स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक। ठीक है। और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल 2023। ठीक हो गया। अब इसका मकसद क्या है कि हम, चूंकि मैंने आपसे कहा हम पहले एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो हम कंपनी या और किसी चीज को माइंड में नहीं लाएंगे। हम एक एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल की नजर से चीजों को हम फिलहाल देख रहे हैं। ठीक है, कि उसके लिए क्या क्या चीजें होती है इसमें। अब कहने का मकसद ये है कि इस टैक्स ईयर में, ये जो 365 दिनों का हमारे पास पीरियड है, इसमें एक इंडिविजुअल की जितनी भी इनकम होंगी, हाँ वो टैक्सेबल हो या वो एग्जाम्प्ट हो, वो आपने HMRC को रिपोर्ट करनी है, और उस पे आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, अब बात आती है, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर अ, पाकिस्तान में जो बॉडी है, वो जो टैक्सेस को डील करती है, वो है FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, और HMRC यूके का है। जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, आपने अपनी टैक्स रिटर्न FBR को जमा करानी होती है। यूके में किसको करानी होती है? वो है HMRC। अच्छा, अब पाकिस्तान को तो हमें पता लग गया है कि जनाब FBR से क्या बनता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। HMRC से क्या बनता है? अच्छा, चूंकि यूके जो है ना, वो क्वीन और किंग जो उनके हैं, उनको ज्यादा, मतलब उनकी वैल्यू होती है। तो R और C जो है ना, इससे तो बनता है आपका रेवेन्यू एंड कस्टम। अगर मैं कहूँ HMR और C, तो इससे तो हमारा रेवेन्यू, कस्टम, और इससे अब चूंकि पहले इनके पास क्वीन थी, तो तब हम लिखते थे हर मेजेस्टी, M से मेजेस्टी बनता था। अब चूंकि उनके किंग हैं, तो अभी हिज मेजेस्टी हो गया। तो HMRC से अभी इसकी जो एब्रिविएशन है वो है हर, सॉरी, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। अच्छा, अब मकसद क्या है? HMRC जो है वो आपके टैक्सेस को डील करता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, वो दोनों के टैक्सेस HMRC को सबमिट करेगा, जिस तरह आप पाकिस्तान में टैक्सेस FBR को सबमिट करते हैं। अच्छा, अभी हम बात करें, अगर एक इंडिविजुअल है, तो आपके ख्याल में उसकी कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं? मैं नाम लेता हूँ, काइंडली आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट कीजिएगा और फिर आप जरा बताइएगा। हम्म, अ, हसन साहब। सर सर जी, आप एहसन बोले कि हसन बोले चले? चले आप अभी बता दें, एहसन भाई आप चले ही अच्छा। भाई आप। चले सर ठीक है भाई सर। सर उसकी इनकम के सोर्सेज उसकी कहते हैं बिजनेस भी हो सकता है, वो सैलरी भी हो बिजनेस सकती है क्या हो सर। सकती है? बिजनेस, कंपनी या कोई इंडिविजुअल सोल ट्रेडर बिजनेस? सर बिजनेस में तो दोनों चीजें फॉलो कर सकती हैं। वो क्या अच्छा, कहते हैं कि पार्टनरशिप में लेट भी लेट कर मी सकते सोल लेट मी क्लियर प्रोप्राइटर। इट लेट मी क्लियर इट हम फिलहाल एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करें, हम कंपनी को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। ओके। लेकिन आपने जो बात की ना, उसकी कंपनी भी हो सकती है। तो मतलब कंपनी से उसको क्या चीज आएगी? इनकम सर।
इनकम ही आएगी ना उसको। अब ये तो नहीं है कि उसका प्रॉफिट जो है ना वो शेयर होल्डर को मिलता है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सर सर जी शेयर शेयर। होल्डर को ना डिविडेंड मिलता है। बेहतरीन। जी जी बिल्कुल। डिविडेंड्स ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या सोर्सेज ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल के हो सकते हैं? सर रेंटल इनकम हो सकती है। रेंट रेंट आ रहा है। रेंटल इनकम हो सकती है, उसके बाद? सर ये जो शेयर पे आप मिलती है, आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, जो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो उसमें आपको मिल सकती है। सर चलो सोर्स तो कोई ठीक भी है। हो सकता है। सर्विसेज आप जो देते हैं अगर मैं कह दूं तो उसमें आपको ब्रोकर। इनकम आ जाती है। ऐसा भाई, जी। मुझे लिखने दे, मैं इतना तेज नहीं लिख सकता। सर 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 सॉरी सॉरी। सर तो सर सर। फॉरेन इनकम अगर मैं कहूँ तो ठीक है। आपने जो कहा ना कि शेयर उसने कोई करेंसी में ट्रेड कर रहा है और उससे इनकम उसको आ रही है, तो आई बिलीव उसको अगर मैं फॉरेन इनकम का नाम दूं तो कोई बुरा तो नहीं मनाएगा इस पे। एहसन भाई गायब हो गए हमसे। सर उसमें सैलरी भी हो सकती है उसकी। अच्छा, तो अगर हम सर वो देखें। माइक म्यूट हो गया था। ओके आपके ओके, एडमिन ने माइक म्यूट कर रहे थे जी सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम हो सकती है, और क्या हो सकता डेयरी है? फार्म इनकम हो सकती है। सॉरी। डेयरी फार्म इनकम। वो तो बिजनेस में चला जाएगा। डेयरी फार्म अगर कोई कैटल है उसने पाला हुआ है तो वहां से हाँ इनकम को आ चले, रही है। ठीक है। डेयरी फार्म अगर मैं उसको कहूँ उसका सोल ट्रेड बिजनेस है तो ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नहीं नो, अगर उसने कोई पैसिव इनकम के तौर पे कोई रखे हुए जानवर वगैरह वहां से उसको आ रही है। हाँ तो वो सर वो हमारे यहाँ सर इस तरह से भी होता है कि ये इंटरप्रेन्योर वाले जो होते हैं उनकी भी शायद वो भी शायद इसमें आती है। अगर वो बिल्कुल। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है ना तो हम उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं जी अपना जी। नौकर हो गया, या सोल ट्रेडर। जो सोल ट्रेडर अगर हम एग्जांपल है ना, एक बंदा है जिसकी कोई दुकान है, किसी ने कोई ढाबा लगा, कोई रेहड़ी लगाई हुई है, या कोई कंसल्टेंसी वगैरह का बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं किया या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो उसके अलावा जो बिजनेस कर रहा हो और वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सोल ट्रेडर। ठीक हो क्या? सर सर्विसेज इसमें आ सकती हैं। सर्विस के एज अ सर्विसेज, जैसा टीचर हो गए, एडवोकेट्स हो गए। तो उसको मतलब वो देखिए वो उसका एक बिजनेस हो गया ना, लेकिन वो कंपनी नहीं है। तो हमने उन सबको जो है ना क्लब करके एक वर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लिख दिया, या सोल ट्रेडर। ठीक हो क्या? इसमें आपके अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या वो कोई दुकान चला रहे हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ये अगर सारे पाकिस्तान की इसमें बात इन्वॉल्व। करें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो पाकिस्तान में चलता है इसमें सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, अदर इनकम, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स की, कैपिटल गेन की, ये चारों इसी तरीके से वहां पे भी होता होगा। और जाहिर बात है, जिस तरह आपने कहा ना जी पाकिस्तान में आप कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम, तो हमने लिख लिया रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी से आपको जी रेंट ही आता है ना? जी जी, प्रॉपर्टी में रेंट भी होता है, और दोनों चीजें ऐसे ही। हाँ, रेंट होता उसके है, बाद ठीक है। आपने कहा कोई आपका बिजनेस है तो उससे सेल्फ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट इनकम, हमने बोल अदर दिया। सोर्स की इनकम होगी, कैपिटल गेन्स हो सर गए। एक और कैटेगरी भी है ना सर्विस वाली, जैसा टीचर हो गए, एडवोकेट हो गए। वो भी बिजनेस में आती सर है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो में आती बिजनेस में ही आ गया ना, वो सारे बिजनेस में ही हमारे कवर हो गए। ठीक है। है जी। अच्छा, उसके बाद कैपिटल गेन्स जो उनसे उसमें सेपरेट, पाकिस्तान में सेपरेट हेड है। बेहतरीन। आई लाइक दिस वन। कैपिटल गेन, बिल्कुल ये भी आता है हमारा। बस ये तो पाकिस्तान में तो ये पांच सोर्स इनकम। प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हमारा एक और चीज भी वहां पे अक्सर आती है, हम थोड़ा नहीं बल्कि हम इसको हराम समझते हैं, तो हम इंटरेस्ट को इतना नहीं वो फॉलो करते। यूके में इंटरेस्ट इनकम भी आपके पास आती है। जी अच्छा, ठीक हो क्या? यहाँ पे तो उसको अदर आ, सोर्स में ऐड करते हैं पाकिस्तान। हाँ, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली सही शूट है, की जाए सेपरेट, तो सही है, हम सही। फिलहाल हम फिलहाल देखते हैं कि भाई लोग जी किन किन जराए से अच्छा पैसा सर, नॉर्मली ये भी सही होता है सही। कि यूके में जो है वो कोई भी चीज जैसे लाइक कोई डैमेज हो जाती है उसके बाद भी वो इंश्योरेंस ले लेते होते हैं, क्लेम करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस आपको किसी इनकम में चीज तो का नहीं फॉलो करती सर। हाँ वो तो सर वो तो आपके क्लेम्स है अच्छा, ना। इनकम में वो तो हाँ, नहीं है। देखिए हम्म। रेहाना आपने जैसे कहा कि इंश्योरेंस क्लेम, अब इंश्योरेंस या तो आपने गाड़ी की करवाई होगी, ठीक हो गया, या तो आपने अपनी पब्लिक जी जी अपनी सर। हेल्थ इंश्योरेंस कराई होगी, तो वो उस चीज में आ जाता है। अगर मैं बिजनेस की एग्जांपल लूं, मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मैंने लेट्स से अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराई, अल्लाह ना करे बिजनेस में आग लग गई या कोई चीज डैमेज हो गई है,
तो उसके अगेंस्ट मुझे क्लेम मिल जाता है, तो वो मेरे बिजनेस में ही सेट ऑफ हो जाता है, मेरे बिजनेस इनकम में ही आता अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो बीच में सेटअप अच्छा, होगा। वैलिड पॉइंट है ये। हम इंशाल्लाह जब इस चीज को कवर करेंगे ना, कैपिटल गेन्स को, तो ये इंश्योरेंस क्लेम जो आप बात कर रही हैं, ये उसमें हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, और ये चीज है उसमें। अच्छा, फॉरेन इनकम भी आ गई है। बाजार तो अगर देखी जाए, एक नॉर्मल बंदा है, इस तरह के ही काम, सोर्सेज ऑफ इनकम इसकी हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, पेंशन इनकम भी होती है, जो आपको रिटायरमेंट एज के बाद पेंशन मिलती है ना, वो भी टैक्सेबल एक्चुअली होती है यूके में। ठीक हो गया? अच्छा। सर यूके में वो भी तो है ना, वो जो क्या कहते हैं हम उर्दू में कहेंगे कि जो फ्री खाता होता है, जैसे कोई ऐसे अनएम्प्लॉय है और वो जो वेलफेयर के तौर पर पैसे खा रहे होते हैं, लाइक या बैठ के घर में जो काम नहीं करते कोई, या उनकी जॉब नहीं है, उनको भी एक इनकम अच्छा मिल रही होती है, वो क्या कहलाएगी? अच्छा, एक्चुअली वो बिल्कुल ऐसा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इनकम आपको मिलती है। लेकिन वो नॉर्मली जो होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान में मैंने आपको कहा ना कि हमारी अगर 50,000 सैलरी मंथली हो ना, तो वो एग्जाम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह यूके में भी एक एग्जाम्प्ट थ्रेश होल्ड होता है। तो आपको नॉर्मली जो इनकम दी जाती है ना, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो नॉर्मली उस थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे ही होती है। तो अब जाहिर बात, वो इनकम आपको उस सिचुएशन में मिलती है अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे ही होती है, तो इसलिए वो टैक्सेबल होती ही नहीं है नॉर्मली। क्योंकि अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, तो देन आप या एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आपकी एम्प्लॉयमेंट करें, आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, देन आपको वो ग्रांट नहीं मिलता। ठीक है, उसके लिए होता है कि अगर आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, आपको कोई रोजगार कारोबार नहीं, वो आपको तब मिलता है। तो लिहाजा वो टैक्सेबल नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, जिस तरह हमने देखा ना, ये कुछ मेजोरिटी तर, मतलब मैं अगर कहूँ 99% अवाम के, इनमें से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होता होगा। ठीक है, और जिसमें अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट पोजीशन पे शायद ये होगा। ठीक हो गया? एम्प्लॉयमेंट इनकम, मेजोरिटी लोग जॉब करते हैं। सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा होगा। ठीक हो गया? अब हम पहले किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसको, क्योंकि हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम ये बाकी चीजें कवर नहीं करेंगे, हम ये बाकी सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक कॉमन सी चीज, एम्प्लॉयमेंट, जॉब हर बंदा नॉर्मली कर रहा होता है। तो हम जॉब से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी एक सीक्वेंस बने, और आप लोग बीच में कंट्रीब्यूट कर सके, कि क्योंकि रेलेवेंट होगा ना आपके लिए चीजें, कि हाँ भाई मैं भी तो जॉब करूँ, हमारे यहाँ इस तरह होता है, यूके में कैसा होता है, तो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो बात आ गई कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको टैक्स तब देना पड़ता है जब आप पाकिस्तान के रहायशी हो, पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर हो। ठीक है, अगर एक बंदा बाहर से विजिट पे आया हुआ है, सही है, कोई किसी भी कंट्री से आया हुआ है, तो क्या उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ता है या नहीं? उसकी लाजमी बात है, कोई शराइत होंगी कि यार वो इतने दिन रहा है, नहीं रहा। जी, वो नॉन रेजिडेंट जो है उसकी नहीं होती है पाकिस्तान में, तो 165 183 डेज से ऊपर वन कोई एटी रहे थ्री तो डेज फिर 183 नॉन रेजिडेंट 6 मंथ्स। ओके, तो मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ता पाकिस्तान जी, में। उसका नहीं, उसका टैक्स नहीं। अच्छा, तो यूके में भी कुछ इस तरह के ही रूल्स होते हैं। उसको अभी हम थोड़ा देखते हैं कि अच्छा। एक्चुअली यूके में टैक्स देना किसको पड़ता है। ठीक है, वो हम थोड़ा सा अगर उस पर नजरसानी करें कि भाई टैक्सेस तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लें भाई टैक्स देता कौन है यूके में। ठीक है, तो जाहिर बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक एक है कि हर बंदा जो यूके में रहता है, लेकिन और उसकी एज आपकी जो है ना टैक्सेबल एज से अबव हो, तो तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल कौन है? ऑल इंडिविजुअल। ठीक हो क्या? हर एक बंदा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अगर वो टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर हम पाकिस्तान में, आई डोंट नो, मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक बंदा 18 साल से कम उसकी एज है, लेकिन वो
अपना कोई बिजनेस चला रहा है, तो क्या उसको पर्सनल टैक्स देना पड़ता है, नहीं पड़ता? आई माइनर डोंट को थिंक उसके पेरेंट में ऐड कर देते हैं, माइनर इनकम को माइनर जो है ना उसका सो। पेरेंट उसमें ऐड कर देते हैं। ओके ओके ओके। यूके वाले कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। ओके, तो भाई आप ही दोगे हमें टैक्स, आप जमा कर रहे हो पैसे, तो आप ही हमें हिस्सा भी दो हमारा। अच्छा। अच्छा। यूके में वो बंदा टैक्सेबल होगा, उसके इन्होंने कुछ थोड़े से बेंचमार्क्स रखे हुए हैं, या आप कह लो कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें एक है, एक एक उसको हम कहते हैं, जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंट। या अगर हम कहें कि यूके, अच्छा, अभी हम एंटायर कोर्स हम जितना भी करेंगे, इसमें आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम यूके में बैठे हुए हैं और हम यूके के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा ओवरसीज है, तो आपने ये नहीं देखना कि पाकिस्तान से कोई बंदा बाहर है तो वो ओवरसीज है, नहीं, हम यूके में बैठे हैं, तो हमने देखना है यूके से जो बंदा बाहर है वो यूके के लिए ओवरसीज है। ठीक हो गया? हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक ओवरसीज कौन होगा यूके के लिए, मतलब ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि कोई बंदा वो कंडीशन मीट करे तो वो ऑटोमेटिकली यूके के लिए ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा, और वो यूके के लिए या यूके के टैक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो किसी टैक्स ईयर में, जो भी हमने टैक्स ईयर डिस्कस किया ना, हम बात करें 2023 की, तो हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023। तो इस 365 डेज में अगर कोई बंदा मैक्सिमम 15 दिन यूके में टाइम स्पेंड करेगा, वो यूके का ऑटोमेटिक ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा, और वो यूके में अगर कोई इनकम लेट्स अगर वो जनरेट कर भी लेता है, तो वो उसके लिए एग्जाम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। पहला तो हमारे पास ये रूल है। अच्छा, अच्छा, भाई, तो इन तीनों में से कोई एक भी वो मीट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा और वो यूके में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास वो कहता है कि एक बंदा यूके में 15 दिन से तो ज्यादा रह लिया है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 45 डेज रहे, मतलब जरूरी नहीं कि 45 दिन एग्जैक्ट, अगर वो 25 दिन भी हो सकता है, 30 दिन, 40 दिन भी हो सकता है, लेकिन वो पिछले 3 सालों में यूके का रेजिडेंट ना हो। ठीक है, वो पिछले 3 सालों में उसका स्टेटस यूके के रेजिडेंट ना हो, तो वो 45 दिन तक भी यूके में रह सकता है, और वो ऑटोमेटिकली यूके के लिए ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा, और वो यूके के टैक्सेस के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एक बंदा है वो 45 से भी ज्यादा दिन रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर वो बंदा 45 से ज्यादा दिन रहा है, और चलो हम कहते हैं वो 80-85 दिन रहा है, लेकिन अब जाहिर बात है वो बंदा खाने पीने के लिए कुछ तो करता हो, कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई कारोबार करता हो, कोई सोर्स इनकम तो उसका होगा ना, तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो यूके में ना हो, मतलब वो फुल टाइम वर्क जो है ना आउटसाइड यूके करता हो। अब हम यूके की एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से एक पाकिस्तानी है और उसने वहां पे 85 डेज गुजारे हैं यूके में, लेकिन मैं लेट्स अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मेरी जॉब पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में जॉब करता हूँ, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है 3 महीने, मैंने अमेज़न सैर सपाटे के लिए निकला, आई वॉज वेल इनफ, मैं यूके चला गया घूमने फिरने के लिए। तो अगर मैं वहाँ पे मैक्सिमम 3 महीने भी गुजार लूँ, लेकिन मेरा अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेरा फुल टाइम वर्क या प्रोफेशन जो है ना, वो पाकिस्तान में रिजाइड करे या यूके से आउटसाइड है, देन फिर भी मुझे ऑटोमेटिक ओवरसीज डिक्लेयर किया जाएगा। और मैं अगर लेट्स अगर मैं उन 3 महीने में लेट्स अगर मैं छोटी मोटी जॉब कर भी लूँ वहां पर, और मैं कुछ पैसे अर्न कर भी लूँ यूके में, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक ओवरसीज कंसिडर किया जाऊंगा यूके के लिए। ठीक हो गया? ये स्टेप वन जो हमारे पास ऑटोमेटिक ओवरसीज रेजिडेंट है। किसी को अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज, अच्छा, हमारे क्वेश्चन पूछने का एक नियम है, वो ये है कि आप लोगों ने पहले हाथ रेज योर हैंड वाला ऑप्शन एक हमारे पास होता है, वो आप लोगों ने यूज करना है, देन आई विल कॉल यू, जिसका नाम लो वो अपना माइक अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। टेंशन ना ले, क्वेश्चन आंसर सबके होंगे, ऐसा नहीं है कि यार मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन करूंगा।
सबके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो थोड़ा ये होता है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि अगर 2-3 बंदे एक साथ बोलना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा माशाल्लाह आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह यू विल गेट योर आंसर। So, if you have any question related to automatic overseas resident, you can ask. Please raise your hand. अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना तो इसके दो मकसद होते हैं, या तो उसको बिल्कुल समझ आई है या उसको बिल्कुल समझ नहीं आई है। जी, नोमान कासिम साहब। जी सर, आपने ये बोला कि जो ऑटोमेटिक नॉन ओवरसीज रेजिडेंट यूके के बन जाते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी किसी किस्म की भी नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं या जी उनके मतलब रूल्स जो अलग हैं, वो सिर्फ नॉन ओवरसीज रेजिडेंट बनेंगे लेकिन टैक्स रूल्स उनके लिए कुछ हैं, बिल्कुल एग्जाम्पशन नहीं है उनकी, ये पूछ। आप यूके की बात कर रहे हैं? ये यूके की बात है अच्छा, कि आप जो कह रहे हैं बंदा, अगर एक बंदा, हाँ हाँ, आपने बोला ये तीन उन्होंने टाइप्स बताई हैं कि ये बंदा ऑटोमेटिक यूके का ओवरसीज रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो बन जाता है, इतने अरसा वो यूके में रहता है, वहाँ पे अगर वो काम नहीं करता, बाहर करता है या उधर भी कुछ कर लेता है, तो उस पे टैक्स लायबिलिटी कुछ यूके में है या नहीं, ये पूछना चाहिए। यही हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक बंदा, अगर हमने पहले बात की यूके में टैक्स कौन देगा, जो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा उस टैक्स ईयर के लिए, ठीक है। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि टैक्स किसको देना पड़ेगा, जो उस टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब हम पहले ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा बंदा यूके का रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं ना जो ओवरसीज होगा यूके के लिए, तो मतलब अगर एक बंदा यूके के लिए ओवरसीज है तो मतलब वो यूके का रेजिडेंट ना हो उस टैक्स ईयर में, तो उसको यूके में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बेशक वो यूके की कोई इनकम अगर उसने जनरेट की छोटी मोटी, या अगर उसकी फॉरेन इनकम हो, उसको यूके में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं यूके की, तो हम यूके की टैक्सेस की बात करें, क्या उसको यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ेगी या नहीं। तो उसमें हमने पढ़ा अगर एक बंदा लेस देन 15 डेज यूके में स्पेंड करता है फॉर एनी रीजन, ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर यूके टैक्सेस। अगर एक बंदा 15 दिन से ज्यादा स्पेंड करता है अप टू 45 डेज, लेकिन पिछले 3 सालों में उसका स्टेटस यूके रेजिडेंट नहीं था, देन उसको यूके के लिए ओवरसीज डिक्लेयर किया जाएगा। और चाहे उसकी यूके की अगर कोई इनकम हो, अब जाहिर बात है वो यूके की इनकम यूके में जॉब या बिजनेस करने के लिए एंटाइटल्ड तो होगा नहीं, लेकिन अगर लेट्स अगर उसने छुट्टी की भी है, तो उस पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ना ही उसकी फॉरेन इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूके गया हूँ, मेरी जॉब यहाँ पे, ठीक है, तो यूके में जाहिर बात है आपकी फॉरेन इनकम जो होती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में मैं यूके का रेजिडेंट ही नहीं हूँ, मुझे यूके में टैक्स देना ही नहीं है, फिर हाँ वो मेरी इनकम यूके से हो या मेरी फॉरेन इनकम हो किसी और कंट्री से हो, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक हो क्या। अच्छा, थर्ड हमारे पास ऑप्शन थी अगर वो 45 डेज से भी एक्सीड कर जाता है, लेकिन उसकी फुल टाइम जॉब जो है या प्रोफेशन जो है वो यूके से बाहर है, तो वो यूके का ओवरसीज डिक्लेयर किया जाएगा और उसको यूके में टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी पड़ेगी। कैसे भाई, आर यू क्लियर? अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई कौन सा बंदा है यूके में टैक्सेस के लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है। वो तो हमने देख लिया कि जिसको यूके में टैक्स रिटर्न उस टैक्स ईयर में नहीं जमा करानी पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई किसको जमा करानी पड़ेगी, कौन यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा, ठीक हो गया। एक बंदा, जिस तरह भी एक भाई ने हमें जिक्र किया कि पाकिस्तान में आई थिंक 186 डेज का उन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेनर भी आया है अगर उसने 186 डेज के पर 183 डेज उन्होंने कहा। 183 अच्छा, 183 डेज है, तो भाई जी। यहाँ पे भी सेम वही सीन है, ठीक है ना। तो अगर एक बंदा यूके में 83 डेज उसने गुजारे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा।
और उसको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो यूके का रेजिडेंट है, तो यूके की इनकम पे तो टैक्स देगा ही देगा। फॉरेन इनकम उसकी जो होगी ना, जिस भी कंट्री से हो, वो भी यूके में टैक्सेबल होगी। ठीक हो गया जी। किसने हाथ खड़ा किए हुए हैं? नाम उनका नहीं मेंशन, आई डोंट नो। सर मेरा नाम सर एहसन है सर। अच्छा सर, ये जो इसमें आप 90 डेज वाली आपकी थर्ड जो ऑप्शन आया है कि 90 डेज उसका स्टे है, लेकिन वो फुल टाइम क्या कहते हैं कहीं बाहर से कर रहा है, वो तो चलो क्लियर हो गया। लेकिन जो 45 डेज वाली आती है उसमें इस तरह से है कि जिस तरह की यूके में स्टडी प्रोग्राम में आते हैं लोग, 1 साल का स्टडी प्रोग्राम है, 2 साल का उनका वो जो पोस्ट वो पीडब्ल्यूज मिलते हैं उनको, पोस्ट स्टडी जो वर्क अलाउड होता है। अब वो टाइम भी गुजर गया है, ठीक है, अब ये 3 साल गुजर गए हैं। अब वो जा रहा है विजिट पर, और उस विजिट की कैटेगरी में वो 38 डेज 40 डेज वहां पे रहा है। तो अब वो टैक्स देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो पिछला कैटेगरी में जो था वो उसको वर्क अलाउड था, वो 3 साल की कैटेगरी में फॉल कर गया है। और अब जो जा रहा है वो विजिट की कैटेगरी में जा रहा है, तो अब वो फॉल करेगा तो 45 डेज वाली उसमें कि नहीं करेगा सर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आपके आंसर मैं अभी भी कर सकता हूँ, बल्कि अभी कर भी दूंगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ तक वेट करेंगे। ठीक है, यूके टाइज, थोड़ा सा हम यहाँ तक भी वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो आपने बात की, एक बंदा स्टूडेंट वीजा पे किया है, उसने 2 साल उसका वीजा अलाउ था, और उसके बाद जो आपने कहा उसको साल एक जो था ना, काम करने की भी इजाजत रही है। तो अगर देखा जाए, अगर उस बंदे को 2 साल का वीजा मिला है स्टडी का, तो इट मीन्स वो 2 साल कंटिन्यूस यूके में रहा है, राइट असल साहब? जी सर, जी सर। अच्छा, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अ पर्सन हु इज इन यूके फॉर 183 और मोर डेज इन अ टैक्स ईयर, ही इज अ ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट। ठीक हो गया। सर लेकिन अब हम फाइनेंशियल मैं 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 फाइनेंशियल मैं आपके ओके, क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। अब ओके सर। 2020 में आए, ठीक हो गया। 2020 में भी आपने 365 डेज गुजारे, मतलब 183 डेज से ज्यादा, ऐसा ही हो गया। सर फिर 21 में भी आपने 365 डेज गुजारे, ऐसा ही हो गया। ठीक हो गया सर। 22 भी आपने पूरा साल गुजारा, वहां पे काम किया, ऐसा ही है। ठीक ठीक हो गया सर। उसके बाद अब वापस पाकिस्तान आ गए थे, और अब 2023 में चले गए थे, अपने 30-40 दिन गुजारे वहां पर। सर इसमें ठीक है। एक मिनट सर, इसमें ब्रेक दे देना। 2023 के अंदर मैं नहीं गया, मैं 2024 में चला गया हूँ। एक हम्म। एक साल का ब्रेक आ गया। अब मैं किस कैटेगरी में फॉलो करूंगा? अब दोनों में आपको कर दें, एक दफा 23 में कर दें और एक दफा 24 में कर दें। अगर 23 को करेंगे तो फिर वो तो कंटिन्यूसली आ गया ना, तो अगर 24 में करेंगे तो फिर ये 23 को आप गैप में कंसिडर करें। अब बताइए क्या सर? थैंक यू। तो सर, अगर हम 23 में बात करें, फिर तो आप पिछले के तीनों की तीनों साल रेजिडेंट रहे यूके के, ऐसा ही है। एक्स है ये, वो उसमें मैं फॉल कर जाऊंगा। अगर आप 24 में आए तो वो है इन प्रीवियस 3 टैक्स ईयर, तो आप एक साल बीच में नहीं रहे यूके के रेजिडेंट, तो फिर आप नहीं आएंगे। अच्छा, वो ठीक है। एक स्किप हो गया अगर, तो मैं फिर हाँ, उसकी एलिजिबिलिटी से निकल जाऊंगा। ओके, गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। प्रीवियस 3 इयर्स का मतलब है कंसेक्टिव 3 इयर्स आपके। ठीक हो गया। ठीक है सर। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने 45 से कम डेज गुजारे, ठीक है, सर 24 में जब आप गए थे, ठीक। ठीक है सर। अच्छा, रेहान साहब, आपको कोई क्वेश्चन है? सर मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा था, शायद वो समझने में आसानी हो जाएगी कि बुनियादी तौर पे हम बात करें इनकम टैक्स की। तो जो ये जी। यूके के नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट में जो बुनियादी चीज़ है कि नॉन रेजिडेंट वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर उस पर इनकम टैक्स बनता होगा। सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि उसकी जो वर्ल्ड वाइड इनकम है वो उसमें कंसिडर नहीं होगी। और ये एग्जैक्टली। है कि जब आप रेजिडेंट होते हैं, एक्चुअली ये जो इसके समझने में सबकी आसानी हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट भी एग्जेम्प्ट नहीं होता अगर वो फॉल कर रहा है इनकम टैक्स के अंदर। अगर वो इनकम टैक्स बन रहा है उसे नॉन रेजिडेंट टैक्स देना है। सिर्फ उसको एग्जेम्पशन ये मिल जाती है कि अगर उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम है तो वो उसमें कंसिडर नहीं होती। और यही प्रिंसिपल पाकिस्तान का भी है। अच्छा, आई एग्री विद योर आंसर या सजेशन, लेकिन
15 दिन में आप क्या कमा लेंगे, या 45 दिन में, एक महीना? आई डोंट थिंक सो आपको शायद जॉब मिल भी जाए, बट आई डोंट थिंक सो। अगर आप सर क्योंकि अगर एक बंदा ओवरसीज अगर आया हो। आप एक्चुअली वी आर जनरली स्पीकिंग, वी नॉट स्पेसिफिकली या स्पीकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई एग्री विद If यू, you buy देन आई something and sell and then you have a capital gains within 15 days, then you still एग्री। fall in within income tax bracket, yeah. Yeah, but if I look practically, let's consider capital gains. Is it possible for me to go to UK for a month and I buy a property and then I sell within a month and I came back to Pakistan and I will skip myself for capital gain taxes? I don't think so. It's too practical, but Now, the it's thing is, the possible. point I was trying to make is Yeah, that exactly. yes, they don't become exempted from income tax if you're Yeah, non-resident. It yeah, depends on your individual circumstances, yeah, yeah. but you don't become exempt from tax if you fall within income tax bracket, yeah. Correct. Yeah, I got you. Perfect. अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट हमारे लिए कौन होगा। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा, एक बंदा चाहे वो प्रीवियसली यूके में रहा है, नहीं रहा, लेकिन अगर उसने यूके में 183 डेज गुजारे हैं तो वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा, और वो एंटाइटल्ड होगा टैक्स रिटर्न जमा कराने का, जिसमें उसकी यूके की इनकम, इफ एनी, अगर कोई है, और उसकी फॉरेन इनकम यूके में टैक्सेबल होगी। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास है, अगर एक बंदा बेशक यूके में ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, या इस टैक्स ईयर में यूके में नहीं है, लेकिन अगर उसका ओनली होम, मतलब उसके नाम पर इस दुनिया में सिर्फ एक ही घर है और वो यूके में है, तो वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा, बेशक वो उस घर में रह रहा है, नहीं रह रहा, इट डजेंट मैटर। अगर मैं मोहम्मद वकास, मेरे इस दुनिया में और कोई घर नहीं है मेरे नाम पर, और एक घर है और वो यूके में है, तो बेशक मैं उस घर में रह रहा हूं या ना रहूं, मुझे यूके में टैक्स जमा कराना पड़ेगा, अगर मेरे को यूके की इनकम है उस पे भी, और मेरी फॉरेन इनकम उन पे भी। अच्छा, सेम हमारे पास एक थर्ड पॉइंट है, जो है अगर एक बंदा, उसके उसके फुल टाइम वर्क जो है ना वो यूके में है, बेशक लेट्स से हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर एक चीज इंटरनेट पे हो रही है। मैंने अपनी कोई कंसल्टेंसी फर्म खोली, मैंने यूके में, ठीक है, वो चल रही है, और मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान आके अपना यहाँ पे रिलैक्स बैठा हूँ, मैं घर से काम कर रहा हूँ। अब मैं यूके में रह ही नहीं रहा, 1 साल 2 साल 3 साल मैं नहीं रह रहा, लेकिन मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो यूके में है। ठीक है, मुझे मेरी इनकम जो जनरेट हो रही है वो यूके से हो रही है, क्योंकि मेरा जो सेटअप है, मेरी कंसल्टेंसी बिजनेस है, मेरी कोई फर्म है छोटी सी, तो वो यूके में रिजाइड कर रही है। तो देन इस सिचुएशन में भी आई विल बी कंसिडर्ड एज अ यूके रेजिडेंट, और मुझे यूके के टैक्सेस के लिए एंटाइटल्ड होना हो, यूके के टैक्सेस के लिए एंटाइटल्ड होगा, बेशक वो यूके की जनरेटेड इनकम हो या वर्ल्ड वाइड इनकम हो, उनके लिए होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास है, अगर कोई ऐसा सिनेरियो। अच्छा रेहान साहब, आपको कोई क्वेश्चन है? प्लीज यू कैन आस्क। रेहान, आपने हाथ खड़ा किए, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, ठीक है, कि जिसमें ना हम आइडेंटिफाई कर पा सके कि हम, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, आपका नाम हमें नहीं पढ़ा जा रहा है, ये 1FFA11KGK। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? सर मेरा नाम कामरान बशीर है। जी कमरान साहब। सर मैंने पूछना ये था कि हम पाकिस्तानी जो जब पाकिस्तान में हम परमानेंट रेजिडेंट हैं, हम्म। ठीक है, हमारे पास नेशनलिटी है पाकिस्तान की। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं 183 डेज, उस वक्त हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है वो सबमिट नहीं होती कि हम फॉरेनर कंसीडर होते हैं।
लेकिन जब इंग्लैंड के हवाले से हम बात करें, जब तक हमें वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं देते, तो क्या हम उस वक्त की बात करेंगे, या उस वक्त के, या वहां पे स्टे की बात करेंगे, या वहां के स्टे हम की बात आदमी करें, की बात करें? हम स्टे की बात करें, हम पासपोर्ट रेजिडेंसी स्टेटस इसकी बात ही नहीं करेंगे। अगर आप देखिए, अब अगर अब हम पाकिस्तान, मैं आपके क्वेश्चन के ऐसे आंसर करना चाहूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी यूके नहीं गए, आप जिंदगी में पहली बार यूके गए और आपने 183 से ज्यादा दिन वहां गुजार लिए, तो आप उस टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, और उस टैक्स ईयर के लिए आप एंटाइटल्ड हैं यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराने के। दैट इंक्लूड्स योर इनकम जनरेटेड फ्रॉम यूके और वर्ल्ड वाइड। ठीक है सर? तो हमें वहां से उनका टैक्स नंबर लेना पड़ेगा, अब जारी बात है जैसे अब यूके पाकिस्तान में में, एफबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। तो जाहिर बात है आपको फिर यूके के टैक्स के लिए रजिस्टर तो होंगे ना। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स नोटिस आएगा, जी। क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है, आपको टैक्स नोटिस आता है कि भाई आप इस टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट रहे हैं, तो आपको इस टैक्स ईयर की, लेट्स हम कहते हैं कि आप गए थे जुलाई में, आप गए जुलाई 2022 में यूके गए, और आप जनाब फरवरी 2023 तक यूके में ही रहे, ठीक है ना? तो अब एक टैक्स ईयर में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 है, उस एक टैक्स ईयर में आप 183 डेज से ज्यादा वहां पर आप रहे, तो आपसे आपको जो जैसे ही आपका टैक्स ईयर खत्म होगा, जो कि एंड होगा 5 अप्रैल 23 पे, आप इस टैक्स ईयर के लिए यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और इस टैक्स ईयर के बीच में आपकी जितनी भी इनकम होगी, ख्वाह वो यूके से जनरेटेड हो या वो ओवरसीज हो, आपको यूके में टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। जाहिर बात है आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट जो इन अ ब्रॉड वे, इन अ ब्रॉड टर्म हम ये कहेंगे, आपकी जितनी भी जितनी भी इनकम होगी, चाहे वो ओवरसीज है या वो यूके की है, आपको उस पे यूके में टैक्स जमा कराना होगा। ठीक हो गया? लेकिन सर उस पीरियड के बाद तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया ना, तो मुझे नोटिस फिर कहाँ पे देंगे? अच्छा, फिर अब तो टैक्स 23 गुजर गया, अब हमने कहा ना फरवरी 2023 में वापस आ गए थे। अब हाँ जी। नेक्स्ट टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 24 तक। जी। ठीक हो गया? तो आप तो एक दिन भी उसमें नहीं रहे यूके में, तो फिर आप नहीं, वो जो नोटिस सर्व करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? सॉरी, क्या मतलब नोटिस सर्व करेंगे? मसला, मैं 183 डेज वहाँ स्टे किया यूके में, मैं हाँ। यूके से मैं वापस आ गया, तो अब हम्म। मेरी वहाँ पे ना तो रेजिडेंस है, और मैं पाकिस्तान में वापस आ गया हूँ। तो वो जो नोटिस होगा, तो वो किस जगह पे, वो कैसे सर्व करेंगे वो? अब आप कहीं तो रहे होंगे, किसी जगह पे तो होगा ना गवर्नमेंट। अगर आप यूके में एंटर होते हैं, आप कुछ तो बताते हैं, भाई मैं कहाँ रह रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हाँ तो जी। जाहिर बात है। जी जी, सब बता रहा हूँ, लेकिन लेकिन वहां करके वापस आ गया। तो सही है, आप अगर नहीं पे करना चाह रहे, आप पे पेनल्टीज पड़ती जाएंगी, पड़ती जाएंगी। एंड पे फिर क्या होगा, एक सर्टेन लेवल आएगा तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, आप यूके में एंटर नहीं हो सकेंगे। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन फिर लग जाता है। जाहिर बात, हर एक चीज के ऊपर अपने लॉज होते हैं ना। क्योंकि टैक्स जी चोरी जी। करना यूके में क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है? तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज जी। ऑब्वियसली होंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑफ हम ऑल, कह, जी फरमाए। ओके, अच्छा, हमने ऑटोमेटिक ओवरसीज भी देख लिया, हमने ऑटोमेटिक रेजिडेंट भी देख लिया। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि यार मैं क्या ऑटोमेटिक रेजिडेंट बन बन रहा हूँ या ऑटोमेटिक ओवरसीज बन रहा हूँ यूके के लिए, देन हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, और फिर हमने ये देखना होता है कि यार हम किस वाले कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या हम रेजिडेंट यूके के लिए हैं, नहीं है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, आपने अपने पास 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, और आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चंस मीट कर रहे हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? हैव अ क्लोज फैमिली इन यूके। क्लोज फैमिली में आपके कौन आता है? आपके बच्चे, मतलब माइनर चाइल्ड, जो अंडर एज होते हैं वो, ये आपका स्पाउस। ठीक है? आपकी मतलब मियाँ बीवी, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे अगर यूके में हैं,
एक क्वेश्चन ये आपके पास है, अपने पास टिक मार्क कर ले, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने पास क्रॉस कर ले, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हैविंग अ हाउस इन यूके व्हिच इज मेड यूज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अकोमोडेशन। आपका यूके में कोई घर है अपना जो आपके नाम पे है, ठीक है, और आप उसमें बेशक रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन हम टैक्स ईयर के मुताबिक चूंकि चलते, तो हम फाइनेंशियल ईयर 23 में देखेंगे, जो कि अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ है, 5 अप्रैल 23 पे एंड हुआ है। इस दौरान कोई घर यूके में ऐसा है जो आपके नाम पे है या नहीं, ठीक है। डूइंग सब्सटैंशियल वर्क इन यूके, आप मेजॉरिटी काम यूके में किया है आपने, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या कोई भी एक्टिविटी हो जो सोर्स ऑफ आपका इनकम हो। अच्छा, सब सब्सटैंटिव से इनका क्या मुराद है कि 40 या उससे ज्यादा दिन अगर यूके में आपने कोई जॉब की है, तो ये उसको ये लोग सब्सटैंटिव वर्क कंसिडर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है। अब हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए ना, कि आपकी क्लोज फैमिली यूके में रहती है, आपका घर यूके में कोई एक है, या आप यूके में 40 या उससे ज्यादा दिन काम किया है। ये 3 क्वेश्चन कर ले, इसमें जो जो आपको लगता है मैं ठीक है या नहीं, उसका ये अपने साथ आप टिक मार्क लगाते जाए, ठीक है। सेकंड है बीइंग इन यूके फॉर मोर देन 90 डेज ईदर ऑफ द प्रीवियस 2 इयर्स। पिछले 2 सालों में, हम फाइनेंशियल 23 में बैठे हुए हैं, पिछले 2 साल जो है फाइनेंशियल 22 एंड 21, क्या इसमें आप 90 डेज से ज्यादा यूके में रहे हैं? अगर तो रहे हैं तो टिक मार्क कर दे, अगर नहीं रहे तो क्रॉस कर दे। स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूके अदर देन कोई और कंट्री, ठीक है। आप लेट्स से आपके तो बड़ी कोई हार्ड किस्म के ट्रैवलर है, और आपके भी एक महीने एक कंट्री में, दूसरा महीना दूसरे कंट्री में, ये वो ना, तो क्या आप जो इस पूरे टैक्स ईयर में मल्टीपल कंट्रीज में रहे हैं, क्या आपका मेजॉरिटी टाइम यूके में गुजरा है किसी भी कंट्री की निस्बत? लेट्स आपके तो एक महीना पाकिस्तान में, एक महीना इंडिया में, एक महीना जापान में, 3 महीना आपके यूके में गुजरे हैं, या मतलब इन शॉर्ट आप जितने भी मुल्कों में रहे हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसी भी कंट्री में आपका यूके में अगर रहा है, तो आप वो बॉक्स में अपने पास टिक कर लें, ठीक हो गया। ये 5 क्वेश्चंस तो आपके पास आ गए, आपने अपने मुताबिक उसको टिक मार्क कर दिए। अब आपने अपने पास 2 क्वेश्चंस और लिखने, वो ये हैं, क्या आप पिछले 3 सालों में यूके के रेजिडेंट थे या नहीं? मतलब आप यूके के टैक्सेस के लिए एंटाइटल्ड थे या नहीं? क्या टैक्स पर्पस के लिए आपको यूके का रेजिडेंट स्टेटस मिला है या नहीं? मतलब इन शॉर्ट आपको यूके में टैक्स एलिजिबल थे या नहीं, ठीक है, पिछले 3 सालों में। हम कहते हैं कि जनाब नॉट यूके रेजिडेंट इन एनी ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, हम पिछले तीनों सालों में किसी भी साल में यूके के रेजिडेंट नहीं थे, और हम लिखते हैं कि हम पिछले 3 में से किसी भी एक साल में या तीनों साल हम यूके के रेजिडेंट रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहते हो कि मैंने 15 दिन यूके में मैक्सिमम अप टू 15 डेज यूके में गुजारे हैं, और आप कहते हैं कि मैं पिछले 3 सालों में यूके में नहीं रहा, तो क्या होंगे? ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट, जो कि आपका ये वाला क्राइटेरिया मीट करता है, ठीक हो गया। मैक्सिमम अप टू 15 डेज इन अ टैक्स ईयर, और आप पिछले 3 सालों में भी यूके में नहीं रहे, तो आप ये करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं पिछले 3 सालों में किसी एक साल में यूके का रेजिडेंट रहा हूं, देन आप फिर भी आप ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि आप ये वाली कंडीशन मीट कर रहे हैं, ओवरसीज वाली, ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि आपने 15 दिन से तो ज्यादा दिन गुजारे, लेकिन 45 से कम दिन गुजारे हैं, तो फिर अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी साल में यूके के रेजिडेंट नहीं रहे, तो आप यूके के ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट कहलाए जाओगे, और आप यूके के टैक्सेस के लिए एग्जाम्प्ट होगे, यूके में आपको टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। और अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी साल किसी एक साल भी, पिछले 3 सालों में से किसी एक साल भी आप यूके में रेजिडेंट रहे हैं, तो एटलीस्ट आप करने होंगे, तब आप यूपी के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। इन 5 में से एटलीस्ट 4 या पूरे 5 के 5 पॉइंट्स
आप मीट करेंगे, देन आप यूके के टैक्सेस के लिए रेजिडेंट कहलाए जाएंगे और आप यूके के टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, थर्ड है हमारे पास, अगर आप 46 से 90 डेज के दौरान, मतलब 45 वाला स्लैब तो हमने देख लिया, अगर आप 45 से ज्यादा दिन रहे हैं लेकिन 3 महीने कम, या मतलब 90 डेज से आपने कम टाइम स्पेंड किया यूके में, और आप पिछले 3 सालों में किसी भी साल, अब यूके के बेशक किसी भी साल रेजिडेंट ना रहे हो, आप अगर इन 5 में से कोई भी 4 पॉइंट क्वालिफाई करते हैं तो आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और अगर आप पिछले 3 में से किसी भी साल में यूके के रेजिडेंट रहे हैं तो 5 में से कोई से भी 3 पॉइंट्स आपने क्वालिफाई किए तो आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे उस टैक्स ईयर के लिए। ठीक हो क्या? सेम, अगर हम 3 महीने से 4 महीने के बीच में रहे हैं, ठीक है, 91 डेज से 120 डेज के बीच में अगर हमारा ड्यूरेशन रहा यूके में, और हम पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट नहीं थे, तो 5 में से कोई से भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आप क्वालिफाई करेंगे, देन आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और अगर आप पिछले 3 में से किसी भी एक साल में यूके के रेजिडेंट रहे हैं तो 5 में से 2 और मोर पॉइंट्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और 121, अगर आप 4 महीने से 6 महीने के बीच में आपका ड्यूरेशन यूके में, तो आप अगर पिछले 3 सालों में आप रेजिडेंट नहीं भी थे किसी भी साल में, आप मैक्सिमम 2 और मोर पॉइंट्स अगर क्वालिफाई करते हैं, आप यूके के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और अगर आप पिछले 3 में से किसी भी एक साल में यूके के रेजिडेंट रहे हैं तो कोई भी एक पॉइंट आप इनमें से मीट करेंगे, या एक से ज्यादा पॉइंट, आप यूके के लिए रेजिडेंट कहलाए जाएंगे और आपको यूके में टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। रूल्स है, क्या कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको हुई इस टेबल में? डोंट वरी, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद, इस चीज की आप लोग टेंशन ना लें, ये बिल्कुल आपको मिलेंगे। बट फॉर द टाइमिंग, अभी हमने जो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी पढ़ी, कोई कंफ्यूजन रही, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। जी नमन साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो आपने टेबल बताया ये तो बहुत रेयरली यूज होता होगा, क्योंकि हर बंदा तो, अगर कोई है तो ज्यादातर तो रेजिडेंट ही मिलेंगे, इस हिसाब से कोई भी नहीं बचेगा जो भी यूपी देखिए, में। अब देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आसान भाषा तो आपको ऊपर उन्होंने बता दी है ना कि आप ओवरसीज हैं या यूके के रेजिडेंट हैं। अगर आप आसान भाषा में नहीं समझे या आपको नहीं पता लगा कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, तो फिर कहते हैं आज हम मुश्किल भाषा में समझ जाए। तो इनमें अगर आप फिर इनमें से आप खुद को देखेंगे कि भाई आप क्वालिफाई करते हैं, आप यूके के रेजिडेंट है उस टैक्स ईयर में या नहीं है। ठीक हो गया? तो यार ये अब क्या कहते हैं, अब इस चीज में आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों है, जी ठीक है। क्यों ऐसा बनाया है। ये यार ये एक लॉ है, और जाहिर बात है इसमें बहुत बड़ी लॉ बनता है, बहुत बड़ा, जाहिर बात आप में से काफी लोग एडवोकेट होंगे तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि भाई अगर कोई एक लॉ बनता है तो उसके पहले क्या बैकग्राउंड होता है, पता नहीं ड्राफ्ट्स बनते हैं और वो लालम क्या क्या चीजें फिर अप्रूव होते, प्रूव इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वो लॉ फिर ऐसा होता है कि उसमें आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, लॉ है तो लॉ है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो अगर मुझे पसंद आए ना आए, लॉ है तो बिल्कुल हम ऐसी मान ही बात है सर, सकते हैं, बस मान ही कोशिश सकते करे हैं, कुछ बंदा कर नहीं 15 दिन से कम ही रहे तो फिर ही बचता, सिर्फ एक पॉइंट पे बचता बंदे को, बाकी किसी पॉइंट पे नहीं बचता। सकते। तो देख ले किसको, अब देखिए हमें भी अच्छा लगेगा ना कि यार मुझे फ्री में पैसे आए, ठीक है, तो इस तरह जाहिर बात है कंट्री है, वो उसको नहीं अच्छा लगेगा भाई मुझे फ्री में टैक्स मिले। ठीक है, ओके। तो यूके का टैक्स है, आई डोंट नो बाकी कंट्री यूएस वगैरह का कितना है, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुझे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की हद तक पता है कि एम्प्लॉयमेंट पर टैक्सेस कैसे लगते हैं। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, मुझे पाकिस्तानी टैक्स बिल्कुल नहीं आता, जस्ट क्या कहते हैं ना, हस्बी जरूरत पता है, क्योंकि जॉब वगैरह करते हैं जितना हमें पता होता है उतना ही सीखा हुआ है। हाँ, यूके में है टैक्सेस हैं,
काफी ज्यादा है और अच्छे खासे टैक्सेस आपको पड़ते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी एनुअल इनकम, अगर आपकी मंथली सैलरी, मैं फिलहाल पर्सनल अलाउंस की बात नहीं करूंगी जो एग्जाम सिनेरियो है, लेकिन अगर आपकी एनुअल सैलरी 37,700 से कम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी एनुअल सैलरी 37,700 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो अबव इनकम होती है उसमें आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, अप टू 1,50,000 पाउंड तक। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 1,50,000 पाउंड से भी क्रॉस करती है किसी साल में, तो 1,50,000 से अबव की जो अमाउंट होती है उसमें आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा। आधो आध पैसे आप गवर्नमेंट को पकड़ा ले। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हमारे पास कुछ चीजें थी, हमने टैक्सेस तो देखेंगे बाद में, देखेंगे भाई क्या क्या टैक्सेस है, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि टैक्स देना भी है कि नहीं। तो वो हमने कुछ थोड़ा इस तरह इस नजरिए से देखे कि भाई ये हमारे पास कोई ऑप्शंस थी कि हम ये डिसाइड कर सके कि एक बंदा यूके का ओवरसीज है या यूके का रेजिडेंट है किसी टैक्स एयर में, या अगर कंफ्यूजन हो रही है इसमें से किसी जगह फॉल नहीं कर रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास ये 5 पॉइंट्स है। आपने इनको मद्देनजर रख के देखना है और आपने ये देखना है कि वो क्या वो पिछले 3 साल में रेजिडेंट था या नहीं, ये किसी भी एक साल में रेजिडेंट था या नहीं। तो फिर आपने देखना है कि यार वो किस टीयर में फॉल करता है, कितने दिन उसने गुजारे, क्या वो यूपी का रेजिडेंट बनता है नहीं बनता है। तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम क्लास के स्टार्ट में हमने थोड़ा सा ये देखा था कि हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम्स हमारे पास होती हैं, जो एक नॉर्मल बंदा है जो कि जिंदगी की गुजर बसर के लिए जाहिर बात है कोई ना कोई काम कर रहा होगा या कोई उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो कुछ हमने आपस में डिस्कस करके आप लोगों ने मुझे बताया कि ये हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है या नॉर्मली होती है, हमने देखा है रियल लाइफ में। तो अब थोड़ा सा यूके के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई क्या जो चीजें हमने लिखी हैं क्या ये टैक्सेबल है भी या नहीं। वैसे हमने जो ये लिखी हुई सारी टैक्सेबल ही है, इसमें इसमें से कोई इनकम नहीं जो एग्जाम्प्ट है आपके लिए, सारी टैक्सेबल है। लेकिन थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि भाई एग्जाम्प्ट भी कुछ है या नहीं, कोई ऐसी इनकम है कि आप कोई ऐसा काम करें और उससे आप पैसे जनरेट करें और वो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो, उसमें आपको टैक्स ना देना पड़े, क्या ऐसा भी कुछ है? तो देखते हैं क्या कहते हैं, कुछ है भी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। यार इसके मैं अगर आसान भाषा में बताऊं, अगर अगर ऐसे हो कि हमारा जैसा स्टेट बैंक है, आप वहाँ आप कहते कि यार मुझे, मैं आपको 1,000 रुपए का कर्ज दे रहा हूँ, ठीक हो गया, आप मुझे उसके बदले सर्टिफिकेट दे दें और आप मुझे एनुअली इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसे इसी तरह ही बैंक्स होते हैं, नेशनल सेविंग बैंक्स होते हैं, उसमें आप बॉन्ड्स वगैरह इस तरह की चीजें आप लेते हैं, ये सर्टिफिकेट्स लेते हैं, आपके पैसे बैंक में पड़े होते हैं, मतलब आप जो आपने सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप इस तरह की कोई इनकम आप जनरेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगी, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गेमिंग विनिंग, बैटिंग, लॉटरी, प्रीमियम बॉन्ड्स विनिंग, इस तरह की आपकी कोई इनकम अगर बनती है, आप कोई लॉटरी जीत है या कोई प्राइज बॉन्ड आपका निकल गया या कोई बैटिंग करके जुआ खेल के आपने पैसे कमा लिए हैं, तो वो एग्जाम्प्ट है टैक्स से, और वो टैक्सेबल इनकम नहीं कहलाई जाएगी। या आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कोई फुटबॉल क्रिकेट या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज में आपने कोई अगर कोई प्राइज मनी आपको मिली, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक होगी। अच्छा, scholarship paid to taxpayer is exempt while scholarship paid to taxpayer family member is taxable। अच्छा, मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, अगर तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इदारे से स्कॉलरशिप मिली है, मुझे मिली है मोहम्मद वकास को, तब वो मेरे लिए एग्जाम है। लेकिन
अगर मेरी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चों में से किसी को स्कॉलरशिप मिली है, देन वो टैक्सेबल होगी मेरे लिए। ठीक हो क्या? क्योंकि मेरी वजह से मिली है तो मैं मेरे लिए वो टैक्सेबल इनकम कंसिडर की जाएगी और उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोलली मुझे मिली है और किसी को नहीं मिले, बीवी बच्चों में से किसी को भी नहीं मिली, देन वो मेरे लिए एग्जैम्प्ट है। ठीक हो क्या? अच्छा, इनकम फ्रॉम नेशनल सेविंग अकाउंट, ये भी एक यूके में एक अकाउंट होता है। उसमें छोटा सा अकाउंट होता है। आई थिंक ये आप अंडर एज अगर आप हो आप तब भी ओपन करा सकते हैं। और उसमें आप थोड़े बहुत पैसे जमा कराएं, उससे आपको इनकम मिलती है, डिविडेंड की मद में भी मिलती है। ठीक है, तो वो आपके लिए एग्जाम्पल होती है। जो हमसे एक क्वेश्चन हुआ था, आई बिलीव, मुझसे, आई एम सॉरी उनका नाम भूल गया, लेकिन उनसे पूछा था, जो हमसे हमारी बात हो रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर हमें सरकार कोई चीज मिलती है, वो ज़ाहिर बात है स्टेट की तरफ से हमें मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। स्टेट बेनिफिट पेड इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, सिकनेस और डिसेबिलिटी। इस इन रीजंस की वजह से अगर हमें कोई बेनिफिट स्टेट की तरफ से मिलता है, तो क्योंकि आपने सुना होगा डिसेबिलिटी अलाउंस अक्सर लोगों को मिलता है, या अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो गवर्नमेंट अगर आपको फंड कर रही है या कुछ पैसे दिए हैं, तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये पॉइंट मुझे कौन समझाएगा? आपकी आपको क्या लगता है क्या चीज हो सकती है? एनीवन सर प्लीज रेज योर। जी जी सर, मुझे ये लगता है कि ये रीपेमेंट ऑफ टैक्स से मैंने जो है ना वो अंदाजा लगाया है कि जैसे पाकिस्तान में लोगों का टैक्स जो है ना वो विद हेल्ड हो जाता है। जैसे सैलरी पर्सन है या कोई बंदा प्रॉपर्टी लेता है तो विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स पे करता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एट द एंड जब टैक्स ईयर खत्म होता है तो जितनी लाइबिलिटी है वो तो उसमें एडजस्टेबल हो जाएगी। जो बच जाता है जिसे हम पाकिस्तान में रिफंड कहते हैं, यहाँ तो नहीं देती गवर्नमेंट, शायद उधर देती हो। जब वो पैसे उसके अकाउंट में आएंगे, उन पैसों पे जो इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट लगेगा, शायद वो एग्जाम्पल हो। एग्जैक्ट, मैं यही बात आपसे कॉपी करके आप लोग को पेस्ट कर रहा हूँ। नोमान भाई ने जो कहा एग्जैक्ट यही बात है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी ऐड ऑन करना चाहूंगा। बिल्कुल इन्होंने जो कहा ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। एक और सिनेरियो भी होता है इसमें। लेट्स से मैंने टैक्स रिटर्न जमा कराई, मैंने अभी तक टैक्स पे नहीं किया एचएमआरसी को, ठीक हो गया, और डेडलाइन गुजर गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पेनल्टी पड़ जाती है, ठीक हो गया ना? पेनल्टी पड़ गई है, 3 महीने बाद मुझ पर दोबारा पेनल्टी पड़ गई, उसके बाद दोबारा पेनल्टी पड़ गई, उसके बाद उस पेनल्टी जो मेरा फाइन जमा हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? इंटरेस्ट आपके चार्ज होना शुरू हो जाता है और वो भी आपको एचएमआरसी को पे करना होता है साथ। अच्छा, अब अगर हम इसका वाइस वर्सा बनाए, नॉर्मली ऐसा भी होता है कि अगर आपने ओवर पे टैक्स कर दिया हो और आपने अभी तक रिफंड नहीं लिया एचएमआरसी से, ठीक हो गया, तो उल्टा एचएमआरसी आपके ओवर पेमेंट पे आपको इंटरेस्ट पे करेगी। और इस तरह की इंटरेस्ट इनकम अगर आपको जनरेट होती है आपके टैक्सेस के बेस पे, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक होगा? अच्छा सर, एक चीज पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज। जैसे यहाँ पे आपने बताया कि सेविंग्स, बेटिंग, लॉटरी, इनके ऊपर पाकिस्तान में तो फाइनल टैक्स इनकम होता है, यानी कि फाइनल टैक्स होता है 30%, विदाउट होता है या 15%। उधर भी फाइनल और नॉर्मल टैक्स इस तरह होते हैं कि ये नॉर्मल टैक्सेबिलिटी सेपरेट केस में होती है, फाइनल सेपरेट होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि लेट्स अगर सपोज, जहाँ तक अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज कट कट गया ना 15% आपका, तो जो विनिंग्स पे या लॉटरी पे जो 15% है ना, ये फाइनल टैक्स है, ये एडजस्टेबल टैक्स नहीं होता नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट पाकिस्तान में। मतलब आप वो प्राइस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर आपको प्राइस बॉन्ड हाँ निकलता है तो जी, फाइलर को आई थिंक 15% टैक्स डिडक्ट होता है और 15% नॉन फाइलर फाइलर। का है, तो वो फाइनल टैक्स होता है, इस पे कोई आप नॉर्मल इनकम में इसमें आप ट्रीटमेंट इसका नहीं करते?
नहीं, ऐसा कुछ जो नहीं होता। टैक्स, जाहिर बात है, अच्छा ये ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट की तरफ से ही एग्जाम्प्ट है, तो जाहिर बात है आपसे कुछ अच्छा एग्जाम्प्ट है, टैक्सेस में कोई डिडक्ट टैक्सेशन विद होल्डिंग इनकी नहीं है, फाइनल नॉर्मल ये वो कुछ भी नहीं होता। सही, आपको सही, ग्रॉस अमाउंट ही मिलेगी, सही और है, वो आपके लिए सही, एग्जाम्प्ट होगी। ठीक, ठीक थैंक है। यू सर। No worries। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ली थी कि भाई किस किस चीजों में आपकी बचत हो सकती है, किस किस चीज में आप फंसे जाएंगे। तो वो निजी चार्जेबल इनकम्स हमारे पास लिखी हुई है, जो कि मेरे ख्याल में हमने सारी कवर कर ली थी कि भाई ये इनकम्स होती हैं, और ये हमने कहा था कि हमारे पास टैक्सेबल होती है। तो पहले तो अगर आप देख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है वो हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, ठीक हो गया, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी आ गई है, बोनसेस आ गए, बेनिफिट्स आ गए हैं। अच्छा, बेनिफिट्स भी बता सकते हैं किस टाइप के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं? एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड। मतलब एक एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है, ठीक हो गया, चलो हम कहते हैं उसको एनुअल बोनस मिल सकता है। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जी नोमान साहब? सर इसमें मेडिकल अलाउंसेस आ सकते हैं, हम्म। या गवर्नमेंट इंश्योरेंस आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है, आपको सैलरी के अंदर ही अगर आप कह लें हाउस रेंट देते हैं, पीएडीए देते हैं, इस तरह के जो बेनिफिट्स मतलब पाकिस्तान की पे स्लिप पे होते हैं। तो अगर कोई बंदा उधर जॉब कर रहा है उसको ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है। तो हेल्थ केयर रिलेटेड, या हाउस रेंट हो गया, गाड़ी के पैसे हो गए, या मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेहान साहब, आप फरमाएं। मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, फ्यूल, तो उसके अलावा जो आपको अकोमोडेशंस हैं, अकोमोडेशन में जो आपके वो एडिशनल चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह है, चीज़ें हैं, फ्यूल, फिर के लॉन्ग लिस्ट है इसके अंदर। मतलब जनरली ये चीज़ें ऐसे बेनिफिट काइंड में आ जाती हैं जो। अच्छा रेहान भाई, एक बात पूछो, माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी बताएं। सर आप यूके में तो नहीं रहिए, आपने आइडिया तो नहीं यूके का? सर इसमें मैंने थियोरेटिकली मैंने ये पढ़ी हुई चीज़ें। अच्छा, क्योंकि आप अभी आपने जो टर्मिनोलॉजीज यूज की है ना, तो एग्जैक्टली आपने वही यूज की है जो यूके में यूज की जाती है। मैंने आपको शायद याद हो, मैंने अकोमोडेशन। नहीं, जी जी। सॉरी मैं आपकी बात काटी। मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके जो कोर्स को ज्वाइन करने की बुनियादी वजह यही थी कि जो आई वांट टू सी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो वो जो आपको, ओके। क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपने कहा था कि जैसे जैसे कोर्स चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वर्डिंग वो वहीं सी, वो जो पढ़ी हुई है चीज़ें वो वाली वहीं से है। जी जी। वो चीप परफेक्ट। लोन्स भी उनमें आते हैं जो आपको आपको इंटरेस्ट, मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह देते हैं वो आपके जो हाँ, एम्प्लॉयर्स हैं। एक तो नॉर्मली हाँ एम्प्लॉयर से भी आपको मिलते हैं, और ये कोविड के टाइम में अल्लाह आपका भला करे, आपको गवर्नमेंट से भी मिले थे। जी जी। मुझे अच्छे से याद है, मैं खुद ही किया है। इधर था तो सी जे कोविड ग्रांट्स की आर बात कर रहे हैं आप जो ना, ग्रांट्स सी की जे बात कर रहे हैं। आर एस कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम, इससे बनता था। जी और जी। उसमें क्या होता था कि अलग से, क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक था, जॉब्स वगैरह बहुत से लोग लूज कर रहे थे, और जाहिर बात जब बिजनेस नहीं चल रहा तो वो कमाएंगे कहाँ से और सैलरीज कहाँ से देंगे? तो HMRC क्या कर रहा था, लेट्स से रेयान भाई की कंपनी और मैं उनसे जॉब कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी £1000 अ मंथ सैलरी है, तो 80% ऑफ माई सैलरी मुझे HMRC पे कर रहा था। मतलब रेहान भाई को पे कर रहे थे कि वो आप अपने एम्प्लॉय को पे करे, और 20% रेहान भाई ने मुझे करनी थी। तो मतलब 80% ऑफ सैलरी बड़ी बात है, और ये तकरीबन 2 साल चलता रहा है। तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था इनका। अच्छा, उसके बाद ये तो चलो एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने ये स्कीम निकाल ली थी। उसके बाद आई एम सॉरी, मैं आपको एग्जैक्ट नेम शायद ना बता पाऊँ क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट नेम नहीं याद, लेकिन जो सोल ट्रेड बिजनेस थे, कुछ जो छोटे मोटे कारोबारी लोग जो थे, जाहिर बात है उनको बेचारों को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो उनको ये था कि आपके प्रीवियस आपकी जो टैक्स रिटर्न्स थी ना, और आप लेट्स से हम कहते हैं मेरे कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस था और मैं भी वो कोविड की वजह से नहीं कर पा रहा था, तो मेरे जितना टैक्सेबल मेरा प्रॉफिट बन रहा था, तो उसकी बेस पे उन्होंने एक परसेंटेज लगाई हुई थी, तो वो आपको ग्रांट मिलती थी, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको ग्रांट मिलता था। तो लोगों ने अच्छा अच्छा खासा खासे पैसे उनको मिले हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज तो अभी भी चल रही है, बाउंस बैक लोन।
वो इंडिविजुअल बिजनेसेस को भी लोन मिलता है और कंपनीज को भी लोन मिल रहा है, बाउंस बैक लोन। तब वो होता है 6 साल में आपने पे करना होता है। ठीक हो गया। पहला साल आपका एग्जाम्प्ट होता है, मतलब जैसे अगर आज आपको लोन मिला है ना, 50,000 पाउंड का आपने लोन लिया है, तो पहले 12 महीने तक आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। 12 महीने के बाद आपकी लोन की पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। जाहिर बात है, उसमें कैपिटल अमाउंट भी होती है और इंटरेस्ट का फैक्टर भी होता है। और टू बी वेरी सरप्राइजिंगली वो 2.5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा था यूके में। तो लोगों ने चकाचक लोन लिए हुए हैं, बहुत अगर पैसा। आप मुझे इजाज़त दो, मैं मतलब थोड़ा सा एक चीज़ इजाफा कर दूं इसमें। हमारे मतलब इसे सब्जेक्ट से नहीं है सब ये, इसके लिए आपने जो अभी जो नो बात की वरीज। है इसकी जो ग्रांट्स की, कि हमारे जी पाकिस्तान में ये लोग समझ नहीं पाए कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने इस्तात के मुताबिक यानी कैपेसिटी के मुताबिक जो कुछ उन्होंने फाइनेंस किया, यानी 14,000 15,000, तो उसका एक बर्डन सिस्टम पे आया था। ये जो इसका आपने जिक्र किया है, ये जो यूके की इकोनॉमी का है, अगर आपको इस जो उन्होंने ये फैसिलिटेट किया था, उनकी इकोनॉमी भी इससे बहुत अफेक्ट हुई थी अभी, इसलिए अभी भी वो रिसेशन में ही है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अच्छा, मैं ये तो रैन भाई, आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप कभी वो पढ़िएगा, फेक R&D क्लेम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लेम्स। पता नहीं बिलियन ऑफ पाउंड्स का जो है ना, गवर्नमेंट ने लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लेम्स दिए हैं, और उसमें ज्यादातर फेक थे। आप फेक सही कह रहे हैं कैसे, सर। मतलब फेक कैसे होते थे? अब R&D में क्लेम करते यार, मैं भी तो असल मैं में वैसे। आपने जो जिक्र पहले किया ना, जो सब्जेक्ट आपने जो जिक्र किया है वो ग्रांट्स का और फैसिलिटेट करने का, एक्चुअली तो गवर्नमेंट का किक स्टार्ट करना इकॉनमी चाह रही थी यूके की। लेकिन आपको बिल्कुल। पता है कि हमारे जो लोगों की एक नेगेटिव थिंकिंग है, वो जो फंड्स उन्होंने दिए थे इनको, तो वो आपको जो पाकिस्तान में प्लाजे और ये बड़ा कुछ नजर आता है, ये वो वही वही था। सॉरी, हम सब्जेक्ट से आगे, सॉरी बोल रहा है। नो वरीज सर, ये मैं खुद ही देखे, मेरा हमारा एक क्लाइंट था। चलिए कंपनी का नाम नहीं बताता, लेकिन उसका नाम था क्या नाम था यार उसका? आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम भूल गया। मेरे पास उसका नंबर भी सेव एक्चुअली। अब उसको ग्रांट मिला 42,000 पाउंड का, उसकी कंपनी को ग्रांट मिला ना। साले हमने अगले महीने जाके अपनी मर्सिडीज बेंज निकलवाई थी। अब जब अकाउंट्स बनाने के लिए हम आए ना, अब उसके हम एक्चुअली वैट रिटर्न भी बनाते थे ना, तो उसके अकाउंट में वहां पे वो आया है, ग्रांट आया है। और इधर जो है ना, भाई साहब ने गाड़ी खरीद ली है ना। मेरे जो सीईओ थे, मैंने उनको कॉल किया क्या सर, ये बताए कि ग्रांट तो आ गया, लेकिन पैसे इतने ज्यादा निकले कहाँ है, जा रहे कहाँ पे है ना। तो मुझे कहते हैं यार सब्र करो, मैं उससे पूछता हूँ ना। तो सारी बात, वो सर भी यूके में होता तो जान पहचान होती, जैसे आप अगर आपके कस्टमर थे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग साथ होती, उसको कॉल किए कि आप ना यार, ये इतने हेवी अमाउंट किधर जा रही है आपके अकाउंट से। वो कहते यार, वो था भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ही था। वो कहते यार, मैंने गाड़ी खरीदी है ना। वो कहता खुदा के बंदे, गाड़ी तो खरीद ली, इसको जस्टिफाई कैसे कर देंगे भाई, मैंने किधर मतलब ग्रांट ये आपको सही, मिले बिजनेस रन करने के लिए, हमने अपने लिए गाड़ी खरीद ली उससे। नहीं आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हमने उसको बिजनेस व्हीकल कंसिडर कराया था सर, कि वो बिजनेस व्हीकल। तो बस इस तरह की हरकतें हमारे लोग करते। और हमारे नहीं, गोरों ने भी ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे हुए हैं ना सर, आपकी सोच है। अगर आपको लगता है सिर्फ पाकिस्तान में लोग आखिरी दिन पे टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं ना, आपको भी यही यूपी की फॉर्म में आप आए और आप 31 जनवरी पे हाल देखें, ये आखिरी दिन होता है। ये- मुझे मैं अभी भी, अभी तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं इन्वॉल्व नहीं होता पर्सनल टैक्सेस में, पिछले 1-2 सालों से। पिछले 4-5 साल जो है ना सर, मैं, अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा झूठ ना बोलूँ ना, तो मैं 1000 सुपर में टैक्स रिटर्न्स की होंगी। और ऐसे ऐसे टैक्स सीजन मैंने गुजारे हुए कि, अच्छा, दिसंबर और जनवरी का महीना, ये तो दिन रात का हमारा पता नहीं होता था। रात को 3-4-5 बजे से पहले मैं घर हम नहीं जाते थे। ठीक है। मुझे तो इससे अभी भी तो याद बड़ी अच्छी बात है कि आपसे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे हमें, मैच असल में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, सॉरी टू रिपीट दैट। है। नो सर, देखिए, मैं आपको पहले भी कहा है, आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर दिस 1.5 or 2 months। मुझे इसमें कोई वो फील नहीं होता, अगर आप मुझसे पर्सनली भी बाद में कोई मैसेज करते हैं, चाहे साल बात करें, आप मुझसे पूछे यार, अगर एनी आइडिया
अगर मैं आपको किसी चीज में हेल्प आउट कर सकूं, मुझे इस चीज में कोई ना बहुत बुरा शुक्रिया, फील होना बहुत चाहिए, शुक्रिया। ना कोई। थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू, बहुत अभी भी शुक्रिया मेरे आपका। साथ मेरे पुराने स्टोर्स हैं, मेरे साथ गपशप लगाते रहते, कोई मसला तो पूछते रहते हैं। तो ये इसी से आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है जी। एहसन भाई, आपको कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बीच में आपने एक एग्जांपल दी थी लोन वाली। वो मैं कोरिलेट नहीं कर सक रहा इसके साथ, एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ। इनकम तो वो है जो आपके किसी सोर्स से आ रही हो, लोन तो सोर्स में नहीं ना फॉल करेगा, या शायद मैं आपकी बात को पिक नहीं कर सका। नहीं, बात बात आपने बिल्कुल जायज बात कही है। हम एक्चुअली बात करें बेनिफिट्स की, ठीक हो गया ना, कि वो टैक्सेबल बेनिफिट है या नहीं। अब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, एहसन भाई आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? सर वकील हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट्स से आप किसी फर्म है, उसके साथ इंटाइटल्ड है, आप जॉब कर, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब सर आपको किसी चीज के लिए लेट्स से आपने गाड़ी या बाइक या कुछ खरीदना हो, या वट एवर आपके पर्सनल कोई रीजन हो, आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि यार मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, पाकिस्तान में बात कर लेते, 5 लाख का लोन चाहिए। अब अगर आज इस पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी भी बैंक जाते हैं, तो आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा? क्योंकि मेरे ख्याल में स्टेट बैंक जो का बोर रेट है वो 25% है। तो मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन लेंगे तो 125 वापस करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 5 लाख का लोन देता है फॉर एग्जाम्पल, और आपसे मुझे आपको कहता है कि यार मुझे 10% इंटरेस्ट देना, तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है? जी बेनिफिट है। तो ये भी टू सम एक्सटेंट टैक्स। सर ये भी है लास्ट वाली। जी सर। हाँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा, आपको पैसों की जरूरत थी, आप बैंक गए और आपने कहा कि मुझे 5 लाख लोन चाहिए, वो कहते जी बिल्कुल हमको देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है 25% है, आपको 25% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, ठीक हो क्या? बिल्कुल आप ठीक है। कहोगे यार ये तो बहुत महंगा है यार, मतलब इन शॉर्ट अगर देसी जुबान में कहो, अगर आपने 100 रुपए लिए तो 125 वापस करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। यस। अब आप जहाँ जॉब करें अपने एम्प्लॉयर के पास गए कि सर मुझे पैसों की जरूरत है, वो कहते हैं ठीक है मैं आपको लोन दे देता हूँ 5 लाख का, लेकिन आप मुझे 10% लोन इंटरेस्ट रेट के साथ मैं आपको लोन दूंगा, ठीक हो गया। ठीक है सर। तो अब जाहिर बात है आपको ऑफिशियल रेट जो बैंक से मिल रहा है, स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल रेट है वो 25% है, मतलब आपको 125 वापस करने थे। इधर आपको 10% पे इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तो आपको 15% इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं हुआ। जी हो गया सर। तो उस बेनिफिट जो ये आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको ये बेनिफिट मिला है ना। अगर मैं आपके एम्प्लॉयर को कहूँ कि मुझे लोन दे, वो मुझे देगा? वो कहेगा आप कौन? अच्छा सर, लेकिन अगर आपको अगर ये एम्प्लॉयर से हमने लेता नहीं हो, और जैसे हमारे यहाँ एक सूद का कारोबार होता है, प्राइवेटली लोग कर रहे होते हैं, मैं वहां से लेता हूँ तो। नहीं सर, ये हम चूंकि एम्प्लॉयमेंट का जिक्र कर रहे हैं ना, कि हम ओके एम्प्लॉयमेंट में अगर के स्पेसिफिकली। कौन कौन, यस, कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे लोन देता है और मुझे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रेट है ठीक है HMRC सर। का, उससे कम रेट पे दे रहा है, तो जाहिर बात है मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नो वरीज नो वरीज। रियान साहब को क्वेश्चन था? सर वो मेरा यानी क्वेश्चन पहला मेरा रेज हुआ, शायद उसको करना भूल गए, सॉरी। नो वरीज नो वरीज नो वरीज। अच्छा, अ, हम इंशाल्लाह कल जो है ना एम्प्लॉयमेंट इनकम को स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि आप लोग को ये जो अभी ये नोट्स थे, मैं आपको ये भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम कल जरा डिटेल में देखें कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं, मोस्ट जो बेनिफिट्स होते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि भाई किस किस तरह के बेनिफिट्स आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई अगर हमें ऑफिस की तरफ से जॉब की वजह से गाड़ी मिली है, अगर गाड़ी मिली है तो वो टैक्सेबल बेनिफिट है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो आ गया। अगर इस तरह में कोई लोन मिला हुआ जो अभी हमने एहसन भाई साथ डिस्कस किया, अगर ये मिला हुआ है उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। या अगर हम कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस हमें मिल रही है, उस पे कैसे टैक्स मिलता है, कैसे टैक्स लगेगा। तो इस तरह के काफी बेनिफिट्स भी हम देखेंगे। अच्छा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस में आप लोग को थोड़ी कुछ एक दो टर्म्स समझा देता हूँ।
पाकिस्तानी टैक्स का किसी को अच्छा सा नॉलेज है तो वो अपना हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? एहसन भाई आप ही बता दें, या अबू बकर भाई आप बता दें। हाँ जी सर। अच्छा, लोन के बारे में जो आप कह रहे हैं वो। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था। क्या जी पाकिस्तान में ऐसे कोई आपको एफबीआर की तरफ से डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें आपकी एनुअल सैलरी लिखी हुई हो? जी, वो एफबीआर का सूत्र मिलता है, कंपनी देती है अपनी टैक्स सर्टिफिकेट है, कंपनी से लेते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सैलरी इसी स्लिप तरह जिसे का कहते टैक्स सैलरी सर्टिफिकेट होता है स्लिप। साल के बाद। 40 रूल हाँ, 42 में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें सीपीआर नंबर होता है और जी, एनुअल इनकम एनुअल टैक्स लिखा होता है सैलरी का। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो जिसमें एनुअल इनकम एनुअल टैक्स लिखा होता है उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? वो टैक्स सर्टिफिकेट है, रूल अच्छा, 42 में उसका प्रिंट है जी। अच्छा। यूके प्रिंट आउट होता में यूके में भी इस तरह की एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं P60 फॉर्म। है। अच्छा पी अल्फाबेटिक P60 अच्छा फॉर्म। अच्छा 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 अच्छा। उसमें आपकी मतलब जैसे अगर मैं एम्प्लॉई हूँ ना, तो मेरी डिटेल लिख करके मेरा नाम क्या है, मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या है, मेरा जिस तरह पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, मेरा जी यूके में यूटीआर नंबर होता है, यूनिक अच्छा अच्छा अच्छा। टैक्स रेफरेंस नंबर, वो मेंशन होता है। मेरी ग्रॉस सैलरी मेंशन होती है उसमें फॉर द ईयर। उसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, मतलब कितना टैक्स में ऑलरेडी मुझसे डिडक्ट हो चुका है। मेरी जी मेरा एम्प्लॉयर जो होता है उसकी डिटेल मेंशन है कि भाई मैं किसके साथ जॉब की है, ठीक है, जी वो मेंशन सब होता है कुछ उसका ऐसे ही। सब कुछ। तो ये एक एक अलग सर्टिफिकेट होता है अच्छा जिसको अच्छा हम अच्छा। P60 बोलते हैं, जिसको आप टैक्स सर्टिफिकेट कह रहे हैं, यूके में उसको P60 होता है। ये इंशाल्लाह हम कल उसको देखेंगे भी, विल गो सही थ्रू है। इट। नो, थैंक यू। अच्छा। उसके अलावा अगर मैंने टैक्स ईयर के बीच में एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे गया हूँ, तो जो जॉब मैंने छोड़ी होती है ना, उससे मुझे एक सर्टिफिकेट मिलता है या एक फॉर्म मिलता है जिसे हम बोलते हैं P45 अच्छा, उसमें क्या होता है, ये एक किस्म का लिविंग सर्टिफिकेट होता है। और उसमें क्या मेंशन होता है, जस्ट लाइक P60 उसमें भी आपकी एनुअल इनकम होती है, लेकिन क्योंकि जैसे हमने बात की कि आप ये लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें क्या मेंशन होता है कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल यूर एम्प्लॉयमेंट एंड्स, आपने उस एम्प्लॉयर से जितनी सैलरी या जितनी इनकम जनरेट की है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो लिखी होती है, और जितना आपने टैक्स आपने पे किया होता है ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो मेंशन होता है। तो इस तरह का जो फॉर्म आपको मिलता है, ये एम्प्लॉयमेंट लिविंग सर्टिफिकेट एक किस्म का आप इसको कह सकते हैं। ये ये आपको मिलता है, और वो होता है P45। ये चलो इसको भी हम कल देखेंगे। और थर्ड हमारे पास चीज रह गई है, एक और फॉर्म होता है P11 P11D। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर टैक्स ईयर आपको जितने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले होते हैं, ठीक है क्या, जितने बेनिफिट्स की भाई हमने बात की ना, जितने बेनिफिट्स हमें मिले होते हैं फॉर टैक्स ईयर, वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। बेशक चाहे वो मुझे अगर होम अलाउंस मिला हुआ है, फ्यूल अलाउंस मिला हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई है, लोन मिला हुआ है, व्हाटसोएवर जिस किस्म का भी हमें बेनिफिट मिला हुआ है, वो उस सर्टिफिकेट में P11D में मेंशन होता है। और ये हमें हमारे एम्प्लॉयर्स की तरफ से मिलता है जिससे हम जॉब करते हैं। और यही सर्टिफिकेट HMRC के पास भी पहले से पड़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको पता नहीं होता HMRC को। HMRC के पास वो सारी डिटेल्स होती है, क्योंकि हर महीने जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कंपनीज जो होती है ना, हर महीने पेरोल जो है ना सबमिट करती है, उस पर टैक्सेस सबमिट कराती है गवर्नमेंट को, एफबीआर को। सेम इस तरह यूके में भी हर महीने पेरोल जो होता है HMRC को सबमिट होता है। सॉरी। तो जाहिर बात है HMRC के पास भी एक रिकॉर्ड बनता जा रहा था कि हाँ, इस टैक्स ईयर में फ्लाई एम्प्लॉय की इस कंपनी से इतनी सैलरी आ रही है और इतना इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, हम पाकिस्तानी का थोड़ा सा इधर उधर चीजों पे हमारा ज्यादा दिमाग चलता है। हम जब टैक्स सीजन जब होता तो जाहिर बात है टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता था, और आपको पता है क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो
अक्सर इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, या बड़ा टाइम ले लेते हैं ये वो। तो हमें अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए होती है ना, तो हम HMRC के साथ चैट पे बात कर सकते थे। अब हम चैट पे बात करते हैं, जाहिर बात है मैं तो क्लाइंट नहीं हूँ, तो मैं मतलब उससे कैसे बात करूँ, तो उसकी कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते थे, तो हमारे पास हमें पता होता है कि भाई वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें होता है कि वो आपका UTR नंबर पूछ लेता था, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पूछ लेता था, और क्या था यार, चार चार क्वेश्चन मुझे याद है। एम्प्लॉयर नेम पूछ लेता था, और यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन चार क्वेश्चंस होते थे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो हम मतलब चैट में लिखते थे कि हाँ नाम ये है, ये NI नंबर है, ये UTR नंबर है, और कल मुझे P60 की डिटेल्स दे दे। तो वो हमें दे देते दे देते थे कि हाँ आपकी ग्रॉस वेजेस फॉर टैक्स ईयर इतनी थी, और आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये था, और एम्प्लॉयर ये था। हम आके इधर अपने टैक्स रिटर्न पूरी कर लेते। मैं क्या क्या क्लाइंट की विजिट करोगे कि जनाब हम P60 भेजो और ये करो वो करो, तो इस तरह और हरकतें भी हमने बड़ी की हुई है। तो ये होता है। अच्छा, बात अब थोड़ा अनएथिकल साइड पे चली गई थी, लेकिन इसको एथिकली अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूँ, हमने पहले अगर क्लास में डेमो में हमने इसको डिस्कस भी किया होगा। एजेंट, जैसे मेरी यूके में एक अकाउंटेंसी फर्म है, और एहसन भाई हैं या अबू बकर भाई हैं, तो वो आते हैं मेरे पास और कहते हैं आप मेरे लिए टैक्स रिटर्न जमा करें, मैं आपका क्लाइंट बनना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे HMRC के पास अपना एक पोर्टल होता है, ठीक है, एज एन एजेंट मैं रजिस्टर्ड होता हूँ, मैं एक फर्म रन कर रहा हूँ। तो मैं अपने पोर्टल पे जाता हूँ और एहसन साहब की डिटेल्स डालता हूँ कि मैं इसको अपना क्लाइंट बना रहा हूँ, तो मुझे एज एन एजेंट हायर होना है इसका, या मुझे इसको एज एन एजेंट। ठीक है। तो वो HMRC क्या करती है, वो एक क्या कहते हैं, एक ऑथेंटिकेशन कोड होता है, एनवेलप में बंद करके वो एहसन साहब के पोस्टल एड्रेस पे भेज देते हैं। उसमें एक कोड होता है। जब एहसन साहब को वो रिसीव हो जाता है, तो एहसन साहब मुझे कॉल करेंगे, मेरे पास मिलने आएंगे फॉर्म में, कि इस तरह मुझे एक HMRC से लेटर आया है, जरिए तो देख लें क्या है ना, या चलो फोन पे बात कर लेंगे। तो मैं कहूँगा हाँ उसमें एक कोड लिखा होगा, चूंकि मैं आपके एजेंट बनना चाह रहा हूँ, तो उसका ऑथेंटिकेशन कोड है। तो वो कोड मुझे बता देंगे, तो मैं अपने पोर्टल पे जाके मेरे वो रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो फिलहाल पेंडिंग पड़ी होती है क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ होता। तो जब मैं ऑथेंटिकेशन कोड डाल दूंगा उसमें, तो मैं एज एन एजेंट अप्रूव हो जाऊंगा एहसन साहब के लिए। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? अब जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि हम इस तरह की हरकत करते थे, ये फिर मैं एथिकल वे में करता हूँ, क्योंकि फिर मैं एज एन एजेंट होता हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे HMRC को कॉल कर सकता हूँ और ये डिटेल्स उनसे ले सकता हूँ, बजाय कुछ झूठ बोले। मैं अपनी फर्म का रेफरेंस दूंगा, भाई मेरा नाम मोहम्मद वकास है, ये मेरी फर्म है, ये मैं आपके साथ रजिस्टर्ड हूँ, और ये मेरा क्लाइंट जो है ना, ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसको एज एन एजेंट बिहेव करता हूँ, मुझे इसकी ये डिटेल्स चाहिए। जो डिटेल्स HMRC प्रोवाइड कर सकता है, तो मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। ठीक है जी। किसको क्वेश्चन, नमन भाई कोई क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन ये है कि एज एन एजेंट इनरोल कैसे हो सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में अगर कोई लॉ की फील्ड से है, चले वो तो लाइसेंस ले लेगा। अगर कोई अकाउंटेंट की फील्ड से है, वो ये ITP का लाइसेंस होता है शायद, PR का, इनकम टैक्स हम्म। प्रैक्टिशनर का, तो वो चले एज ए कौंसल जो है ना, वो जा सकते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक। रिप्रेजेंटेटिव वो उनके केसेस में जो है ना, वो लीड भी कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। उधर एजेंट बनने के लिए लॉ फर्म का होना जरूरी है, या पहले लॉ फर्म रजिस्टर्ड करवाएं? अगर एज ए फ्रीलांसर कोई काम कर रहा है, तो वो कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, या अपने आप को एज यार ए एजेंट? ये बिल्कुल, ये हमारे कोर्स का पार्ट बिल्कुल है। हमने एक कंपनी सेक्रेटरियल का पार्ट रखा, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको अगर अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रेफरेंस, कि अगर मैं एक फर्म यूके में बनाता हूँ और मैं HMRC के साथ रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। एक तो ये होता है कि जिसकी फर्म होती है ना, वो किसी प्रोफेशनल बॉडी से ऑथराइज हो, मतलब किसी अकाउंटेंसी बॉडी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो ACCA से अप्रूव्ड हो, ICAW से उसके मतलब एफिलिएशन हो, या ICMA CMA से हो,
इस तरह प्रोफेशनल बॉडी से वो आपकी क्या कहते हैं ना एफिलिएशन हो। सेकेंडली आपकी जो ऑफिस एड्रेस आपको होगा, जो रेजिडेंस आपके ऑफिस का होगा या फर्म का होगा, वो यूके का होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है, देन आप तब हो सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, ऐसा साहब आपका कोई क्वेश्चन? सर वो पुराने वाला हुआ है अभी नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा, चलिए किसको अगर सर कोई क्वेश्चन है तो। एक चीज पूछनी थी। वो जो आपने P16 में 45 और 42 की जो बात की थी, वो इसमें बुक में है लिखा हुआ है, हम उसको नोट कर लें, मतलब बाद में अच्छा, डिस्कस करेंगे इसको। कल हम इसको डिटेल में देखेंगे भी, अच्छा अच्छा, डिस्कस भी कैसे कर ले। करेंगे। तो अच्छा नो अच्छा, वरीज, ये जस्ट वैसे मैं आपको एक बताने के लिए सही है कि सही भाई है, इसने की। ठीक तो है, इंश्योरेंस को डिटेल में देखें, मैं आपको प्रॉपर शो कराऊंगा डॉक्यूमेंट। सही। P60 कैसा होता है, P45 अच्छा क्या अच्छा, होता है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, P11D क्या चीज होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल होती है। क्योंकि सही है। ये चीजें सीखना इसलिए जरूरी है ना। अगर लेट्स हम्म, मैं किसी के लिए टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ ना, और वो ठीक। कहते हैं यार मेरी एम्प्लॉयमेंट है ना, हम्म मेरी एम्प्लॉयमेंट है ना, मेरी हम्म, एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो मैं उसको कहूंगा यार आपके पास P60 तो होगा। वो कहेगा बिल्कुल हाँ, है। अगर वो ये हाँ, मतलब यूपी का है। अब हमें ठीक। नहीं पता, हमें पाकिस्तानी को नहीं पता, लेकिन अगर हम टैक्स रिटर्न किसी यूके के बंदे के लिए बना रहे हैं, उसको तो पता होगा कि हम्म भाई P60 क्या हम्म, चीज है। तब जी। उसको P60 है, P60 तो हम्म होगा, तो वो कहेगा जी बिल्कुल है। कोई P45 भी है, मतलब अब उसकी हम्म, उसकी जरूरत है कि जॉब छोड़ी तो नहीं है ये वो। जी। अब उसमें कोई P45 है इस साल में, तो वो कहेगा हम्म है या नहीं है। फिर आपको हम्म, P11D भी आपको इशू होगा, अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा कहेगा है या नहीं है। तो मतलब अब इस अच्छा, तरह से। मैं समझ गया हूँ। 3 तरह के फॉर्म बने हुए हैं। हाँ, तो ये अच्छा, तीनों चीजें जो है ना आपकी सही एम्प्लॉयमेंट है। की सारी इनकम। पाकिस्तान में तो कोई जॉब छोड़ के जाए किसी और कंपनी में, तो उन्होंने कोई सेपरेट फॉर्म नहीं बनाया हुआ, बस वही है, खुद ही करना पड़ता है कैलकुलेशन। वीक में मैंडेटरी होता है, अब कोई इशू अच्छा, होता है। बड़ा जबरदस्त है फिर। हाँ नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट होता है, P45 होता है। और हम्म ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ए लिमिटेड कंपनी के साथ जॉब कर रहा था। हम्म अप्रैल का महीना भी काम किया, मई जून जुलाई अगस्त में मैंने छोड़ दी। सितंबर से मैं बी लिमिटेड कंपनी के साथ स्टार्ट मैंने कर दी हम्म जॉब। अब P60 मुझे किससे मिलेगा? बी लिमिटेड कंपनी से। लेकिन हम्म उसमें मेरी इनकम उतनी ही शो होगी जितनी मुझे बी लिमिटेड कंपनी से सिर्फ आई है। हम्म अगर मैं सिर्फ वो HMRC को शो करूंगा, तो मैं अपने टैक्सेस हम्म अंडर स्टेट कर रहा हूँ, अपनी हम्म इनकम अंडर स्टेट कर रहा हूँ, कम शो कर हम्म रहा हूँ, जो हम्म, कि जारी बात है जो इलीगल है। इंक्रीमेंट लग गया वो भी सेकेंडली ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हम्म HMRC पकड़ेगा, हम्म HMRC मुझे पकड़ेगा। क्यों? HMRC हम्म के भाई आपने मुझे टैक्स रिटर्न में बी लिमिटेड कंपनी बताई है कि मेरे उससे हम्म मेरी इतनी इनकम है। ए लिमिटेड कंपनी के कौन बताएगा? मेरे पास तो उसके रिकॉर्ड पड़े हुए थे, तुमने शो ही नहीं हम्म की। हम्म, तो फिर आप कहेंगे कि फाइन भी आपको पड़ेगा, अच्छा कहेंगे भाई टैक्स रिटर्न अमेंड करो, दोबारा बनाओ। अच्छा अच्छा, तो आपको फिर जबरदस्त है, अमेंडेड रिटर्न। हाँ, समझ गया। क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट और इस तरह की डिटेल्स जो है ना HMRC के हम्म, पास अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ बाद पे में तो आपको बस पता है लोगों को इंक्रीमेंट लगता है, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो अपनी मर्जी से टैक्स काट रहा होता है, उनको पता ही कोई नहीं होता। यार वट एवर रीजन, आप जिस रीजन की वजह से भी आप जॉब छोड़ो, इंक्रीमेंट के लिए या ऑफिस हम्म कॉलेज, जिस वजह से भी छोड़ो, आपने एक बार हम्म कंपनी छोड़ी, आपको P45 इशू होगा। हम्म, ठीक है सही है, क्या? समझ गया समझ गया। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, नो वरीज। जी कमरान बशीर साहब। कमरान साहब आपको क्वेश्चन है? अच्छा, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम आएंगे, हम थोड़ा सा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम को की तरफ आएंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, लॉस क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, टैक्सेस कैसे अप्लाई होंगे। अच्छा, टैक्सेस मैं एक्सेल पे आपको अप्लाई करना बताऊंगा, लेकिन फायदा उनका चलो बाद में फिर बताऊंगा, जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ना, तब हमको मैं कहूंगा कि यार जो हमने थोड़ी इतनी मेहनत की थी ना, ये थोड़ी जाया इसलिए गई क्योंकि सॉफ्टवेयर आर सो स्मार्ट इनफ कि वो खुद ही टैक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको इस सारे नहीं छोड़ूंगा, भाई सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर भी किसी मैकेनिज्म के थ्रू कैलकुलेट करता है टैक्सेस। तो इंशाल्लाह हम उसको पहले मैनुअली देखें कि भाई टैक्सेस कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे एक सॉफ्टवेयर से, तो देखें कि भाई हम भी ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आई बिलीव ठीक ही होगा। तो हम इंशाल्लाह मैनुअली भी टैक्सेस कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करेंगे जो कि खुद ही करता है। तो इंशाल्लाह इट वुड बी नाइस सेशन। कोई क्वेश्चन हो आप लोग की, बिल्कुल आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू विद इन
session time, after session time, just give me a text, इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप क्लास में बिल्कुल पूछ लीजिएगा, या अगर आपको याद आए तो मुझे इस ग्रुप में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लीजिए, इसको भी डिस्कस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, चले कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दैट वाज अ गुड सेशन, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी, आप लोगों से भी अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट। कल मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।